स्वागत है आपका जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है और उससे पहले बाजार में भरपूर एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। सुबह से बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है, बट पिछले आधे एक घंटे की जो खरीदारी है वो काफी मजबूत रही है। डेज हाई पर बाजार ट्रेड कर रहे हैं, 22,000 के करीब आने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी आपका जबरदस्त एक्शन दिखा रहा है और लगातार तीसरे दिन मिड और स्मॉल कैप की जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस आपको आती हुई दिख रही है। तो क्या कुछ करना है इस एक्शन पैक्ड बाजार में, आइए आपको बताएंगे। आने वाले 1.5 घंटे में बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान हैं, पर इस समय सबसे बड़ी बातें क्या हैं बाजार की, वो एक बार देख लेते हैं। 21,950 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 22,000 की तरफ निफ्टी ने नजर बनाई है। डेज हाई पर कारोबार होते हुए दिख रहा है। बैंक्स यहां पर लगातार तीसरे दिन आउट परफॉर्मेंस आपको आती हुई दिख रही है। थोड़ी वॉलेटिलिटी है, बट 46,200 पर बैंक निफ्टी आपको इस समय ट्रेड करते हुए दिखेगा। करीब 300 अंकों की तेजी, निचले स्तरों से बहुत बढ़िया रिकवरी आई है। पीएसयूज यहां पर 2 दिनों से अच्छा रिबाउंड है। मिड और स्मॉल कैप में लगातार आप देख रहे हैं 2-3 दिनों से अच्छी आउट परफॉर्मेंस आ रही है। 1% ऊपर मिड कैप, 1.25% ऊपर आपको स्मॉल कैप इंडेक्स दिखेगा। एफएमसीजी यहां पर थोड़ा दबाव है, डिफेंसिव उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हालांकि आज आईटी बेटर दिख रहा है कल के मुकाबले में, बट अमेरिकी फ्यूचर्स यहां पर अच्छा एक्शन बन रहा है। डाउ फ्यूचर स्ट्रॉन्ग मजबूत है, कल एक अच्छा रिबाउंड यहां पर आते हुए दिखा था। यूरोप के बाजार में अच्छा एक्शन है। सारे कोरिया छोड़कर सारे एशिया के बाजारों में भी आपको आज अच्छी तेजी आती हुई दिखी थी। तो अच्छे ग्लोबल संकेत हैं। हमारे बाजार बढ़िया मूड में, थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर है, बट एक्शन बढ़िया बन रहा है। आइए बात करते हैं इसी एक्शन के बारे में। अनिल जी सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत ही अच्छा एक्शन। जोर से नहीं बोले जाता एकदम। नहीं बिल्कुल। हाँ, आशीष थोड़ा आशीष और नूपुर दोनों चौंक गई, क्या हुआ कहाँ से आ गए। हाँ, ऐसा वो तो क्या है, कभी कभी हम पहले जैसे दोपहर में लंच के बाद जो क्लास होती ना, उसमें जब भी टीचर क्लास में आते हैं ना और वो गुड आफ्टरनून बोलते तो वो एक्सपेक्ट करके चलते कि सारे स्टूडेंट्स मरेल से गुड आफ्टरनून सर। उसमें से कोई एकदम जोर से गुड आफ्टरनून, तो टीचर भी चौंक जाता है कि ये क्या हुआ भाई। इतना जोश कहाँ से आया। तो आज वैसे हाल हो गया था हमारे दोनों ऊपर आची एकदम चौंक गए थे बिल्कुल। हाँ, अब ये गुड आफ्टरनून किससे कहाँ से आया, बताइए। ये यहीं से आया है, स्क्रीन से बिल्कुल उसी लेवल पर है जिस लेवल पर मेक और ब्रेक वाले लेवल पर निफ्टी आपके लिए है। ठीक है ना, क्योंकि आज सुबह हमने यही कहा था, ओपनिंग से ज़्यादा क्लोजिंग अहम है। और निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी का मूव आज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीकली एक्सपायरी है। वीकली एक्सपायरी के दिन अपने हायर रेंज पे निफ्टी आ चुका है। 21,925 22,000 की जो हायर जोन है उसकी तरफ बढ़ चुका है। बैंक निफ्टी हमारा 46,200 का जो लेवल है 175 का, एग्जैक्टली वहीं पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो दीप, अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि इसी लेवल पर बंद हो जाए अगला 1.5 घंटा। 21,925 अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग फरवरी महीने की है, लगभग आप वहीं पर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर 21,950 के ऊपर बंद हो जाए, कहना ही क्या, 46,175 के ऊपर, 46,200 के ऊपर बंद हो जाए, कहने क्या। सो एकदम परफेक्ट लेवल ये कि अगर 1.5 घंटे बाद भी यही लेवल या इसके ऊपर का मिले तो जॉब डन। और लगातार तीसरे दिन तेजी बन जाएगी आज। सो इसलिए मेरे ख्याल से अब तक का मूव बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास है, क्वालिटेटिव मूव है। क्वालिटेटिव मूव ऐसा है कि आप आज का चार्ट निकालिए एक बार। आज के चार्ट में जनरली क्या होता है, देखिए आप पिछले 6-7 सेशन से आप बहुत वोलेटाइल हो रहे हैं। क्लोजिंग के लिहाज से भी एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर, और दिन के दौरान भी 1000-1500 पॉइंट का। आज फिर से एक क्वालिटेटिव वोलेटिलिटी मिली आपको। अभी सोचेंगे ये क्या, ये समझाइए। वोलेटिलिटी की भी एक क्वालिटी होती है। एक वोलेटिलिटी वो होती है जो किस लेवल पे वो होती है जो आपको स्टॉप लॉस करवाने के लिए, नुकसान करवाने के लिए। एक वोलेटिलिटी वो होती है जो आपको प्रॉफिट बनाने के लिए बनती है। तो आज सुबह की जो वोलेटिलिटी थी, आप देखिए फर्स्ट हाफ में कभी ऊपर कभी नीचे, 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में मूव ऊपर नीचे का, निफ्टी में 50-75 पॉइंट थर दर ऊपर नीचे। ये जो छोटी मोटी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन डे ट्रेडर्स की जो थी पोजीशंस, वो कटा के अब आप डे हाई पर जाकर ट्रेड कर रहे हैं। अब आपको भले और यहाँ से बढ़े ना बढ़े कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आपको घटना नहीं है। ये लेवल्स होल्ड, अगले 1.5 घंटे होल्ड करना है। बढ़ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं बढ़े तो कोई बात नहीं। 46,200 के ऊपर निकल कर टिक गए, अगला टारगेट आपका 46,475 का बनता है। बीच में एक आध छोटी मोटी बता दूं कहाँ है बीच में छोटा स्टॉप, 46,300 पे एक छोटा सा स्टॉप है, उसके बाद 46,475। ये 2 लेवल आज के लिए ऊपर के बनेंगे। 46,200 के ऊपर टिकना है। बैंक निफ्टी 21,950 के आसपास अगर आप टिक रहे हैं तो ऊपर में 22,125 की रेंज में कहीं कहीं जाकर आप रुकेंगे। निफ्टी बहुत क्लियर हूँ, 22,000 के आसपास 22,125 की रेंज में 100% प्रॉफिट आपको बुक करना है, और प्रॉफिट बुक करके शॉर्ट भी करना है ऊपर में।
बैंक निफ्टी में ये राय नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आज 46,200 के ऊपर निकल कर बंद हो जाता टिकता है तो बैंक निफ्टी फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए तैयार हो। सो हम जिन लेवल्स पर हैं वो मेक और ब्रेक लेवल है, इसलिए अभी के बजाय मैं आपको 2:30 बजे की जो स्ट्रेटेजी दूंगा वो बहुत काम की है। लेकिन आज से मैंने एक चीज़ और शुरू की है दीप, थोड़ी देर में ग्राफिक्स तैयार हो जाएंगे तो एक स्टॉक का विश्लेषण भी हम बहुत इंटरेस्टिंग हम रिसर्च करके आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हर रोज़ दोपहर के शो में कुछ ना कुछ आपको विशेष स्टॉक रिलेटेड भी, क्योंकि कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि थोड़ा स्टॉक से रिलेटेड भी आप कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फिगर्स दिख रहे हैं तो बताइए, उसकी हमने तैयारी की। थोड़ी सी देर आप समय दें। और ये आज की स्ट्रेटेजी आ गई, एक बार स्ट्रेटेजी आपके सामने रख दूँ। बिल्कुल, बताइए। लाइए, लाइन नंबर 1 से लाइए, यहाँ से देखना शुरू कर देते हैं कि क्या क्या लिखा है। पहली चीज़, दोनों ब्रेकआउट के कगार पे हैं और जिन लेवल पे आप हैं अभी यहीं बंद हो जाएंगे तो ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, 21,950 46,200 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ, नई तेजी देगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 22,125 के रेंज में प्रॉफिट बुक करें निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पे ऐसा मैंने कोई लेवल नहीं दिया है, बैंक निफ्टी के लिए यही लेवल है। 46,300 छोटी सी रुकावट है, उसके बाद 46,475। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में तेजी रहेगी, एक्शन रहेगा। तीसरी महाशक्ति जिंदाबाद। डन। ठीक है, बिल्कुल। स्टॉक्स का भी रेडी, ठीक है। चलिए थोड़ी देर में स्टॉक्स नहीं थे क्या? अरे मैं रेडी हूँ, आप रेडी हो कि नहीं? मैं तो, अरे सर, हाँ, बॉन्ड रेडी। डन। बताएं तो कौन सा स्टॉक? एक स्टॉक आज जो दीप मैंने चुना है वो है कल का नया खिलाड़ी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। 412 रुपये पर ट्रेड करा, का हाईएस्ट लेवल है 415। कल थोड़ी सुस्त लिस्टिंग, कल इसकी लिस्टिंग हुई थी खराब। इसकी इशू प्राइस थी 414 रुपये, इफ आई एम राइट। एक तो ये हमने, हाँ, इतने छोटे फ़ॉन्ट है ना और उनके, हाँ, 414 मिल गया। 414 और कल का लो था 365 रुपये, है ना। तो लिस्टिंग हुई थी 396 रुपये पे 4% के डिस्काउंट के साथ। आज फिर से घटा है 371, कल का लो तो नहीं तोड़ा और वहाँ से घूम के अब 418 पर है। अब क्या हो रहा है इस स्टॉक में देखिए। कल का वॉल्यूम बताता हूँ दीप। कल वॉल्यूम हुआ 59 लाख शेयरों का NSE BSE मिलाकर, और उसमें डिलीवरी मार्क हुई 33 लाख शेयरों की। और इशू साइज कितनी? 1,67,00,000 शेयर, यानी कि लगभग फ्री फ्लोट का 20% डिलीवरी ट्रेड हो गया कल। ठीक है, तो नए इन्वेस्टर्स आ गए आपके। तो कल अच्छी खासी डिलीवरी, आज बची हुई, आज डिलीवरी मार्क हो रही। सो मेरा ये समझना है आज इसके लिए सबसे की पॉइंट क्या था, 414 के ऊपर निकल कर टिकना। और ये 414 के ऊपर निकलकर जो टिका है, ये इस स्टॉक में प्राइस और वॉल्यूम के लिहाज से लिस्टिंग पे जो प्रेशर बना था वो प्रेशर खत्म हो चुका है। एंकर बुक आप देखिए, बहुत अच्छी, SBI लाइफ, SBI जनरल, इस तरह के HDFC लाइफ, बंधन, टाटा म्यूचुअल फंड, टाटा AI, ये सारे इन्वेस्टर। तो अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पहले दिन जिनको लेना था लोअर लेवल पे वो ले लिया। अब ये स्टॉक यहाँ से अच्छी मजबूत दौड़ लगाने को तैयार है। ये डिलीवरी के डेटा दे रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हर रोज़ 2 बजे आपके सामने कोई एक ऐसा स्टॉक निकाल के लाएं जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, प्राइस, वॉल्यूम, खबर या फिर किसी न किसी लिहाज से। तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक कल की लिस्टिंग बात करते 17% आ गया। ये कल जो है ना पूरा का क्या कहना है जिसको जो बोलते हैं ना लिस्टिंग के मैदान साफ कर दिया इसने पूरा। हाँ, मैदान ही साफ कर दिया। ये मैदान साफ करके अब आप देखिए नए निवेशक भी आ गए इसमें। चलिए इस पर रखेंगे नजर। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 17%, 17.5% ऊपर अब हो गया है। कल सुस्त लिस्ट हुआ तो उसके बाद देखिए क्या टर्न अराउंड इस काउंटर में आया है। आइए ऐसे और कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे हम, और कुछ खबरें और इवेंट्स लेकर तैयार हैं आशीष और नुपुर। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताएं इवेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट बाजार के लिए? गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले देखिए यूएस के मार्केट्स पर नजर है, क्योंकि रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जनवरी महीने का वो आएगा। इसके अलावा कल के बड़े इवेंट्स की बात की जाए तो नतीजे कुछ बचे हुए हैं क्रिसिल के और शाफलर इंडिया के, यहाँ पर आप नजर रखेंगे। साथ ही अगर आप देखें तो DAC की अहम बैठक है, यानी डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल की। ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर अगर आप देखें तो 50% IPO लॉक इन जो 90 दिनों का होता है वो खत्म होगा। और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर आपको डिविडेंड का एडजस्टमेंट स्टॉक के भाव में देखने को मिलेगा। ONGC में 4 रुपये का है, पेज इंडस्ट्रीज में 100 रुपये का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्जो नोबेल में 50 रुपये और अल्केम लैब्स में 35 रुपये का इंटरिम डिविडेंड है, तो यहाँ पर स्टॉक के प्राइस में एडजस्टमेंट रहेगा। ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए तो यूएस में देखिए कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस फेब महीने के इसके डेटा आएंगे। मंडे के इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आप देखिए बड़ा दिन है, सेटलमेंट हॉलीडे है और जो करेंसी मार्केट है वो भी बंद रहेगी क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती है। HDFC बैंक लगातार रडार पर बना हुआ है, यहाँ पर इन्वेस्टर डे है। रिजल्ट्स में अगर आप देखें तो CIE ऑटोमोटिव है, साथ में मेडी असिस्ट का जो IPO आया था इसका 50% IPO लॉक इन 30 डेज वाला वो खत्म होगा। प्रोटीन eGov टेक्नोलॉजीज और आस्क ऑटोमोटिव यहाँ पर देखिए 50% IPO लॉक इन जो 90 डेज का है
वो खत्म होगा। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, यहाँ पर देखिए जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स है इनके लिए ये जो लॉक इन है वो खत्म होगा। नई लिस्टिंग है इंटेरो हेल्थ केयर की। आपको इशू प्राइस बता दूं, यहाँ पर देखने को मिला था प्राइस बैंड 1195 से 1298, 1600 करोड़ की साइज थी जिसमें ओएफएस है 600 करोड़ का था और सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक 1.5 गुने के आसपास देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट्स में चाइना की बात करें तो 6 दिनों की बड़ी छुट्टी के बाद मार्केट्स खुलेंगे वहाँ पर, और यूएस में ट्रेडिंग हॉलीडे है। ओके, तो यूएस में ट्रेडिंग हॉलीडे आ रही है, करेंसी मार्केट के लिए हॉलीडे आ रही है, बट इक्विटी मार्केट्स खुले रहेंगे। ये है आपके लिए कुछ बड़े इवेंट्स आने वाले समय के लिए। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं आज खबरें कौन सी हैं? गुड आफ्टरनून। लुपिन के साथ शुरुआत करते हैं। पॉजिटिव न्यूज़ आई है कंपनी के लिए। कंपनी की एक दवा जो है उसे अप्रूवल मिल चुकी है और अमेरिका में इसे लॉन्च किया गया। इसकी मार्केट साइज अगर एनुअल बेसिस पे देखें तो करीबन 750 करोड़ रुपए की है। तो ये आज फोकस में। सूर्य रोशनी कंपनी को एमएस कोटेड पाइप सप्लाई के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। 95 करोड़ की इसकी साइज़ है, जिसकी वजह से आज स्टॉक फोकस में। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, जहाँ पे कर्नाटका में जो कंपनी की यूनिट है वहाँ पे कंपनी ने एक्सपेंशन किया था, अब वहाँ पे कामकाज जो है वो शुरू होते हुए दिखा है। 500 टीडीपी क्षमता के साथ अपनी जो फैसिलिटी है उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ाई है कंपनी ने। ब्लॉक डील में वेदांता करीबन 2.25% इक्विटी का सौदा हुआ, 8.3 करोड़ शेयर्स। और लास्ट में एसजेवीएन, जहाँ पे करीबन 63 लाख के इक्विटी एक्सचेंज सुबह से हुई है। बस नाम के भी नहीं है स्टॉक्स न्यूज़। फ़ॉन्ट साइज तो बड़ी गलत है, कम से कम ऐसा लगता है 3-4 पेज के प्रिंट है। सर मेरे पास तो सफिशिएंट है। कितने? मतलब काफ़ी इवेंट्स थे, खबरों से ज़्यादा इवेंट्स है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने नुपुर से ज़्यादा काम किया? हाँ, एनी डे। साफ साफ सामने सामने कह रहे हैं, गुलवर से बेयर करवा दूंगा मैं। अच्छा, एनी डे भी कह रहे हैं? सोचो। अच्छा, मजे की बात है नुपुर कन्फ्रंट भी नहीं कर रही है, मान भी रही है आज चीज ज़्यादा कर रहा है। मान लिया नहीं कर दिया। नहीं, वो तो जब होता वो एक बार तो कर ही देने का ना। चलिए आइए बढ़ते आगे, और अब हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने को तैयार है। सुमित जी वागले साहब, मेहुल कोठारी साहब, विश्वेश चौहान साहब, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लोजिंग शो में। आइए स्टॉक्स पर करते हैं फोकस, जहां पर भरपूर एक्शन आज आपको देखने को मिल रहा है। गजब का एक्शन कई सारे स्टॉक्स में आज आपको नजर आएगा। आइए मजबूत शेयरों का करते हैं जिक्र। आज ड्रीम रन रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, नतीजे के बाद 7% का बड़ा उछाल आता हुआ दिखा। विश्वेश जी नजर डालें M&M पर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए कल आई थिंक मैंने मॉर्निंग शो किया था और दीप ने बहुत इंटेलिजेंटली जैसे गूगली करते हैं वैसे क्वेश्चन पूछा था और मैंने भी उसको आउट ऑफ द पार्क हिट किया था। बेसिकली जो मेरा व्यू था वो सिमिलर था, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक डिक्लाइन मिलता 1580 के आसपास, दैट वुड हैव बीन अ परफेक्ट एंट्री जोन। लेकिन आज हिसाब से ब्रोकरेज अपडेट्स आया है, ये बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है अनिल जी, देखिए ये ऑटो पैक में बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है और कल भी जो मैंने रीजनिंग दी थी वो वही दी थी कि मार्केट रुक नहीं रहा है। इनफैक्ट मैं अभी किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि 21 की मंदी नहीं और 22 की तेजी नहीं, मतलब गुजराती में कहा कि 21 नहीं मंदी नहीं ना 22 नहीं तेजी नहीं। व्हाट डज दैट मीन कि 21 के नीचे नहीं लगता है और 22 के ऊपर नहीं लगता है, ये इलेक्शन तक ऐसे ही स्ट्रोल करेगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट है वहां पे फंड का कांस्टेंट बाइंग है। वन ऑफ देम इज M&M और आज डेफिनेटली अनिल जी बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। मुझे लगता है 1840 कुछ दिनों में हमें देखने मिलना चाहिए। इनफैक्ट आज SBI का भी लाइफ आया है। तो ये सारे वो स्टॉक्स है जो निफ्टी 50 के वो पार्ट है, वैल्यू अभी भी बाकी है, तो मेरे हिसाब से अच्छा है अनिल जी। यहाँ पे कोई भी गिरावट मिलती है 1740 के तक मिलती है तो मुझे लगता है 1720 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए। 1840 मुझे लगता है आने वाले 1 से 2 वीक में देखना मिलना चाहिए। 21 की मंदी नहीं 22 की तेजी, लेकिन ये तो 22 की तेजी की तरफ बढ़ रहा है। विश्वेश जी अगर हो गई तो देखिए अनिल जी, ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये किसी अच्छे बड़े फंड मैनेजर ने, जिनका मैं नाम नहीं बोल सकता, उनका ऐसे ही कैजुअली हंसते हंसते मुझे बताया था और उनका ये कहना है कि देखिए मार्केट वहीं नहीं, ये आपको बोलने की जरूरत नहीं किसी बड़े फंड मैनेजर का होगा। देखो एक चीज़ समझ लीजिए, जिस किसी ने आपको फ़ोन किया या आपने जिस किसी को फ़ोन किया, अगर आपने किसी से बात की तो वो बड़ा आदमी ही होगा। इट इज़ गिवन, आई मीन देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। विश्वेश जी जिससे बात करें वो बड़ा हो गई ना। हाँ, खाली हमसे 2-4 महीने बात नहीं करते हैं, हम कब बड़े होंगे हमें पता नहीं। बाकी तो सारे सारे बड़े। क्यों कुणाल जी? अनिल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अनिल जी। हालांकि अनिल जी मैंने कल बात की थी विश्वेश जी से। मेरा सवाल ये है
कि अनिल जी ये उम्र की ओर कहीं इशारा तो नहीं कर रहे हैं कि जो इनसे बात करते हैं वो उम्र में बड़े होते हैं? अनिल जी इस प्रकार से तो बात नहीं है। नहीं, पहली बार फॉर ए चेंज कद की बात हो रही है। जी जी जी। देखिए अनिल जी, कल मुझे बड़े फंड मैनेजर जी जो है कुणाल जी का फोन आया था और हमारी एग्जैक्ट 36 मिनट तक बात हुई थी और हमने बहुत सारी बातें की फंड की वगैरह। तो अनिल जी मेरा इशारा कुणाल जी की भी और हो सकता है। तो वैलेंटाइन डे पे आप दोनों के पास कोई बेटर चॉइस नहीं थी एक दूसरे से बात करने के लिए? सो सैड, आई एम फीलिंग सो बैड अबाउट। मेरी हार्दिक सहानुभूति आप दोनों के लिए, मैं बस यही कह सकता हूँ। 36 मिनट कौन बात? ये भी दोनों की लाइफ मतलब बड़ी नीरस सी चल रही है, ऐसा लग रहा है। बहुत सैड है। जी जी। ओके चलिए, मेहुल जी भी है हमारे साथ और करते हैं उनका स्वागत बिगुल उनके लिए BTS डबल टी का। मेहुल जी गुड आफ्टरनून सर, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। आज की जो मेरी पिक है BTS फिलहाल के लिए वो है मारुति इस वजह से बिकॉज M&M के ब्रेकआउट के बाद मारुति में भी एक ब्रेकआउट आया। काफी समय स्ट्रगल करने के बाद काफी महीनों से ट्राई कर रहा था कि 11,000 का लेवल निकले, अब कन्विंसिंगली 11,000 के ऊपर का ब्रेकआउट आ गया। तो यहाँ पर एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 11,100 के पास ये ट्रेड कर रहा है। 10,700 के स्टॉप लॉस है, पोजिशनल है ये 10,700 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। अपसाइड टारगेट मैं समझता हूँ 11,800 का देखने को मिल सकता है आने वाले 5 से 7 दिन में। मारुति पर रखिए नजर। M&M की अभी बात चल रही थी, उस पर भी रखिए नजर, मारुति पर भी रखिए नजर। ऑटोज स्पेशली 4 व्हीलर कंपनीज आज जबरदस्त मोमेंटम में आपको दिख रही हैं। 11,800 के टारगेट के लिए मारुति पर करें खरीदारी। सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित का सुपरहिट। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु बाय का स्टॉक अभी रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 185.40, 185 रुपए 40 पैसे का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये स्टॉक के अंदर पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद मोमेंटम वापस से बिल्डअप हुआ है। स्टॉक और सेक्टर दोनों तेजी के ट्रेंड में है। बीच में छोटी सी गिरावट आई थी मार्केट के वॉलेटाइल मूव के साथ और करेक्टिव मूव के साथ, लेकिन अभी वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम कर रहा है। खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 181, 182 के पास है, तो 181 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं इस पुल बैक और इस बाउंस बैक में 191 पहला टारगेट होगा, 194 दूसरा टारगेट होगा। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशन टारगेट 200 प्लस के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करें BEL 181 के स्टॉप लॉस से 191, 194 के टारगेट्स के। 191, 194 दो टारगेट BEL में करें खरीदारी। ये राय आपके लिए आती हुई सुमित जी की तरफ से। आइए M&M का बात हम कर रहे थे। आज निफ्टी में भी और वायदा कारोबार में भी सबसे टॉप गेनर के तौर पर ये शेयर चल रहा है और बड़े टॉप गेयर में दिख भी रहा है। क्या है वजह M&M के शेयर में इतनी तेजी की? नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, दमदार नतीजा आते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नतीजों की बात करें तो कंपनी में 16% की ग्रोथ आती हुई दिखी थी। आय में कामकाजी लेवल पे मुनाफा 10% से बढ़ा था और प्रॉफिट में 60% से ज़्यादा की बढ़त आती हुई नजर आई थी। लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रोडक्ट्स को लेकर आगे चल के मैनेजमेंट का क्लियर कहना है कि इंडस्ट्री से आउट परफॉर्मेंस करती हुई आपको कंपनी नजर आएगी। मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि SUV सेगमेंट में इंडस्ट्री को आउट परफॉर्मेंस करती हुई दिखेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा FY25 में SUV सेगमेंट में 10 से 12% की ग्रोथ, इंडस्ट्री ग्रोथ लेके चल रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी SUV सेगमेंट में 14 से 18% तक की ग्रोथ यहां पर देख सकती है। मार्केट शेयर भी आपको बढ़ते हुए नजर आ सकता है। क्यों मार्केट शेयर बढ़ेगा? क्योंकि कंपनी के 3 नए प्रोडक्ट्स इस साल में लॉन्च होते हुए दिखेंगे, इस कैलेंडर ईयर में 2024 में, जिसमें है XUV 300 रिफ्रेश, 5 डोर थार और बॉर्न इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में ये तीनों की तीनों एंट्री नई जो लॉन्च होगी उसकी वजह से मार्केट शेयर भी कंपनी का बढ़ते हुए नजर आएगा। इन सब स्ट्रॉन्ग कॉमेंट्री के बाद ब्रोकरेज हाउस भी पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नतीजों के बाद
5 ब्रोकरेज हाउस है जिनने अपना जो टारगेट है वो बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि ऑटो सेगमेंट में मजबूत जो ग्रोथ है उसके बाद जो सॉफ्टवेयर हमने ट्रैक्टर सेगमेंट में देखी है उसे वो ऑफसेट करते हुए दिखेगा। इसी बेसिस पे जो एबिटा का कैगर है वो 16% से बढ़ाया है और जो ईपीएस का जो ग्रोथ है वो भी 17% से बढ़ती हुई यहाँ पे दिखी है। सीएलएसए की बाय की रेटिंग है, जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, यहाँ पे टारगेट बढ़ाते हुए दिखे। मॉर्गन स्टैनली, सिटी और नोमुरा इन्होंने भी टारगेट बढ़ाया। अब जो रेंज है टारगेट की वो 1750 से 2145 रुपए के आसपास की है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री दमदार नतीजों के बाद बहुत स्ट्रांग आती हुई दिखी है। और इसलिए बाजार को पसंद भी आ रहा है स्टॉक और बढ़िया रिवॉर्ड भी इसको मिल रहा है। आइए जैन साहब भी हमारे साथ, जैन साहब से भी बात करते हैं। स्वागत है जैन साहब, गुड आफ्टरनून। 4 व्हीलर्स का आज अच्छा दिन चल रहा है और एमएनएम सर 7.5% का ब्रेकआउट, इतने पसंद आ रहे हैं बाजार को नंबर्स और कमेंट्री? नहीं, बिल्कुल देखिए ये स्टॉक काफी कंसोलिडेटेड था, वैल्यूएशंस के लिहाज से सस्ता और एक अच्छा पोर्टफोलियो, और फिर मैनेजमेंट की क्वालिटी तो फाइनेस्ट इन द मार्केट्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट। तो सर्टेनली देखिए कोई भी चीज एक ऐसे वैल्यूएशंस वाले स्टॉक से कोई अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो सर्टेनली बहुत बड़ा फायदा होता है। और दूसरा जो एसयूवीज का जो कल्चर इस कंपनी ने लीड कर रखा है एक तरीके से कंट्री में, और इनोवेशंस में भी मानना पड़ेगा। एक टाइम पे मैंने ही इनके जो इनोवेशंस और रोज जो मॉडल्स आते थे उस पर थोड़ा सा वैसा स्टेटमेंट दिया कि रोज आते हैं और मूवी की तरह आती है और बहुत ज्यादा चलती नहीं है, बट देन देयर आर सम ऑफ द मॉडल्स जहां पे जबरदस्त वेटिंग लिस्ट है। और जो ओवरऑल इस इंडस्ट्री में जो अभी ईयर एंड आती है, ईयर एंड में डेप्रिसिएशन का भी कई बेनिफिट्स रिलेटेड रहता है, तो लोग खरीदते भी हैं गाड़ियां, और इन्वेंट्रीज हाईएस्ट लेवल्स पे काफी, मतलब इस बार सेल्स भी बहुत अच्छे हैं, आंकड़े भी अच्छे आ रहे हैं। ओवरऑल ऑटो इंसिलरी और ऑटो स्टॉक्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी सस्ते हैं। टाटा मोटर्स ने मतलब लीड किया है, बाद में आप देखिए इवन मारुति काफी सस्ता लगता है, अपने अभी भी हाईज के आसपास ही चल रहा है और मार्केट्स कहाँ पहुंच गए और बहुत सालों का एक वो है। दूसरा एमएनएम है, ये बहुत बढ़िया कर रहा है। इवन टू व्हीलर स्टॉक्स में मुझे टीवीएस सुजुकी है या हीरो मोटोकॉर्प है, बजाज ऑटो, ये सब बहुत बढ़िया लग रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक्स और भी बढ़िया करेंगे। सो बिल्कुल बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं। आज एमएनएम के ऊपर पॉजिटिव इतने स्टेटमेंट्स भी आए और वो आए, तो मुझे लगता है कि आज एक बहुत बड़ा मूव दे चुका, तो थोड़ा सा नीचे आने पे खरीदारी जरूर करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ओके, थोड़ा नीचे आने पर करें खरीदारी, ये मानना है जैन साहब का। एक्शन भरपूर आपके लिए एमएनएम में आज बनता हुआ दिख रहा है, गजब का एक्शन। आज ऑटो स्टॉक्स में रफ्तार भी इसी के दम पर आज बनती हुई दिख रही है। कई सारे बैंक्स हैं जो बढ़िया एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। इसी तरह के एक बैंक पर राय ली जाए जरा, मेहुल जी, फेडरल बैंक, इसके चार्ट देखिए 155 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 3% की मजबूती के साथ। और सुमी जी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। सुमी जी डोंट वरी, देयर इज समथिंग फॉर यू ऑल्सो। कैनरा बैंक, इसके चार्ट आपको देखने हैं, ये भी 3%। ऐसा मत सोचिए कि मैंने ज़्यादा बढ़ा हुआ शेयर मेहुल जी को दे दिया, आप कम बढ़ा हुआ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो 3% के दोनों के चार्ट्स हैं। दोनों में से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, किसके चार्ट्स पहले तैयार हैं? ओह सुमित जी पक्के तैयार है। ऐसे ही ये खाली फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के चक्कर में हाथ उठा। कई बार ऐसा होता है, जब ऐसे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला होता है ना, तो ग्रुप में लोग बैठे थे, सवाल सुनने बगैर हाथ खड़ा करते, फिर जवाब गलत देते। ऐसा मैंने बहुत जगह देखा है, होता ही एक्चुअली। हाँ, बोले जल्दी पहले कर दो, ओह अरे फिर सोचते अरे यार इसका तो जवाब आ नहीं रहा। लेकिन सुमित जी के चार्ट तो हमेशा तैयार है। जी सुमित जी बताइए, कैनरा बैंक। अनिल जी चार्ट तैयार है बिल्कुल, और एक वन वे तेजी देखने को मिल रहा है। बीच में 3-4 दिन पहले छोटा सा एक फॉल आया था जब स्टॉक ने ऊपर में 580 का रेजिस्टेंस फेस किया था और करेक्शन में फिर 535 रुपए का लो लगाया और वहां से वापस ऊपर का मूव रिज्यूम किया है और रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक कर दिया है। तो कैनरा बैंक 600 का लेवल क्रॉस करने को तैयार है, पोजीशंस होल्ड करें। 585 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 600 का लेवल जल्दी क्रॉस करेगा तो यहाँ से ऊपर का मूव भी देखने को मिल सकता है। और पीएसयू पूरा सेक्टर तेजी के अंदर है, तो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चले। लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें, यहाँ से भी तेजी और बनने की उम्मीद कैनरा बैंक पे आप कर सकते हैं। आइए फेडरल बैंक बताएंगे आपको। मेहुल जी बताइए। अनिल जी, प्राइवेट बैंक्स को ऑलरेडी हम बुलिश है। रिसेंटली 2-3 दिन में काफी सारे प्राइवेट बैंक्स हमने रेकमेंड भी किए हैं। फेड बैंक की बात करें तो आज एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है और हमारा एक इन हाउस रिकमेंडेशन भी है फेड बैंक पर, जो कि आज ही हुआ। बाय करना है इसमें 147 के स्टॉप लॉस है और हमारा जो अपसाइड टारगेट है अनिल जी 63 का है। सो ओवरऑल फ्रेश ब्रेकआउट है। सारे प्राइवेट बैंक्स अच्छे लग रहे हैं, बट फेड बैंक स्पेसिफिकली थोड़ा सा अगर डिप मिलता है 152 के आसपास तो खरीदारी कीजिए। 147 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 163 का रहेगा।
ओके, तो ये है मेहुल जी की तरफ से राय फेडरल बैंक पे। थोड़ा नीचे मिले 152 के आसपास तो बढ़िया एंट्री पॉइंट बनेगा, और आज ही उनके ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिकमेंड भी हुआ है 147 का स्टॉप लॉस, 163 के टारगेट के, यानी कि अच्छी खरीदारी का मूड माहौल बनता हुआ दिखेगा आपको आगे चलते हुए। बढ़ेंगे आगे बिगुल विशेष का विशेष। बताएं विश्वेश जी। अनिल जी देखिए, पहले तो ये बता दूं कि ये स्टॉक ऑलरेडी आज बढ़ा हुआ है, तो कूल ऑफ आए तो खरीदे, क्योंकि मार्केट ऐसा कोई बहुत बड़े ब्रेकआउट वाले जोन में नहीं है, बट ये स्पेसिफिक स्टॉक मुझे लग रहा है शायद कमाल कर सकता है। स्टॉक का प्राइस चल रहा है 2710 और ये फ्यूचर का लेवल है। अगर डिप मिलता है 2650 तक तो भी ऐड कर सकते हैं। स्टॉक का नाम है एम्फेसिस। ये बहुत ही मेरे हिसाब से आईटी स्पेस में अंडर ओनरशिप माना जाएगा। चला नहीं है 2 महीने से, दिसंबर जैन का कंसोलिडेशन था और अब उस कंसोलिडेशन को ऊपर में ब्रेक कर रहा है। तो आज काफी दिनों के बाद वॉल्यूम ऐसा इमर्ज हुआ है कि मुझे लगता है कि स्टॉक यहां से 2850 की ओर जा सकता है। तो एज अ कॉशन ये बता दूं कि जस्ट ब्रेकआउट जोन 2720 के आसपास है, तो अगर ब्रेकआउट उसके नीचे मिलता है 2650 तक, थोड़ा 30-40 रुपए इसके लिए बड़ी बात नहीं है, तो वहां ऐड करें। मेरा टारगेट 2850 का है, स्टॉप लॉस इसमें 2630 का लगाना होगा। तो अनिल जी एम्फेसिस को खरीदना है फ्यूचर्स में 2850 के टारगेट के लिए 2620 का स्टॉप लॉस, पुल बैक पे ऐड करना, दैट वुड बी बेटर। पुल बैक मतलब आगे जाके जब स्टॉक पीछे आए, मतलब ऊपर जाके जब नीचे आए तब खरीदें। ये कौन सा आ गया है? नहीं, हाँ एम्फेसिस ये है आपके लिए खरीदारी करने का है। 2715 के आसपास आपको खरीदना है और लेवल्स आपके सामने थोड़ी देर में आते हुए दिखेंगे भी। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। बढ़ते आगे। कुणाल जी और राकेश जी दोनों तैयार हैं अपने बिगुल के साथ चार्ट कॉर्नर का, जिसमें राकेश जी हैं अनुपस्थित, कुणाल जी कर रहे हैं डबल शिफ्ट बिगुल। जी कुणाल जी बताएं सर, राकेश जी ने सिक लीव ली है या कैजुअल लीव? अरे जी कैजुअली सिक लीव ली है शायद अनिल जी। हाँ अच्छा, तो अनिल जी जब मतलब सिक होना और सिक लीव की दरख्वास्त करी जाए तो उसे कैजुअली सिक लीव कहा जाता है। ओह वाओ, नई डेफिनेशन है ये। हम भी इसको लागू करने की कोशिश करेंगे। विल टॉक टू आवर एचआर क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस हैं। हाँ। और रोज मिल जाते हैं, रोज मिल जाते हैं। आज भी है। आज सुबह सुबह हम ये देखते हैं आज किसकी विकेट गिरी है। सुबह 6 बजे हमारा पहला काम था आज किसकी विकेट गिरी है। बहुत बढ़िया है, मन सुन के थोड़ा सा अच्छा लगा। बंसल जी आज शो में नहीं है, ये थोड़ा हमारी तरह दूसरे लोग भी फील करते हैं। जी कुणाल जी बताएं सर। अरे जी खरीदारी की राय है, खरीदना है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स की अच्छी खासी पिटाई हुई, पिटाई हो जाने के बाद स्टॉक बिल्कुल सपोर्ट तक आया। सपोर्ट 2950 पर एक बड़ा मजबूत सपोर्ट है। पिछले 3-4 दिन की अगर आप कैंडल्स देखें तो रोजाना स्टॉक नीचे आता है लेकिन वापस ऊपर आकर के बंद होता है, यानी कि नीचे लेवल के पर 2950 के आसपास अच्छा बाइंग इंटरेस्ट है। ये चार्ट पर देखते समझ आता है। जिस तरह का वॉल्यूम एडिशन निचले स्तरों पर हुआ है मुझे लगता है बेस है और स्टॉक अब मीन रिवर्जन में 50 डेज मूविंग एवरेज को टच करने के लिए 3100 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो इन स्तरों पर बाय करके चलने की राय है। 2960 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 3050 3050, दूसरा टारगेट 3100 3100 के टारगेट के लिए एशियन पेंट्स में खरीदारी कराए। ओके एशियन पेंट्स ये है कुणाल जी की तरफ से आपके लिए स्टॉक खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते आगे और बाजार 21,900 से थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी अब 50 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी तो खैर 46,000 के ऊपर आराम से टिका हुआ, वहाँ समस्या नहीं है। निफ्टी थोड़ा सा हल्का हुआ है। स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में तेज़ी बरकरार है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आइए म्यूचुअल फंड में एक्शन जो हो रहा है उसको ज़रा समझ लिया जाए। हमारे साथ इस वक्त नूपुर है बताने के लिए कि जनवरी के महीने में म्यूचुअल फंड ने क्या क्या खरीदा है, क्या क्या बेचा है। ये आप भी जानना चाहते होंगे क्या खरीदा क्या बेचा। तो पहले नूपुर शुरुआत इससे कीजिए कि खरीदा क्या क्या है। बिल्कुल सर, इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्योंकि पेटीएम में भी खरीदारी हुई थी जनवरी के महीने में। हाँ सर, मिड कैप में आपको सबसे ऊपर पेटीएम ही नजर आएगा, सबसे ज़्यादा खरीदा वाला। हाँ, और ये खबर कब आई थी? इस क्वार्टर में 2% से बढ़ा भी है। खबर तो बाद में आई, खबर बाद में आई।
ये बहुत मजा 8 लाख। काफी फंड्स ने इनफैक्ट फ्रेश एडिशन किया था जनवरी में, और जनवरी में ही किया, मतलब उसके पहले भी हुआ है, लेकिन इसके बाद रिजल्ट्स तो इस बार ठीक नहीं थे मेरे ख्याल से। पेटीएम के रिजल्ट्स तो खराब ही थे इस बार। ठीक ठाक थे सर। ठीक थे, हाँ, नॉट बैड। चलो ठीक, बताइए किस किस ने क्या क्या खरीदा है? बिल्कुल सर, लार्ज कैप में रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक और मारुति सुजुकी में सबसे ज़्यादा इस बार खरीदारी हुई है। आईसीआईसीआई बैंक, टीवीएस मोटर्स और एनटीपीसी में हमने इस बार देखा है कि बिकवाली होती हुई नजर आई है। इंटरेस्टिंग स्टॉक आईआरएफसी का भी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे नई एंट्री ली है, तो आईआरएफसी अब म्यूचुअल फंड्स के रडार पे आते हुए दिखा है। मिड कैप्स में जैसे कि पेटीएम की बात हो ही रही थी, संवर्धन, मदरसन सुमी और वोल्टास, इन तीनों स्टॉक में सबसे ज़्यादा खरीदारी इस क्वार्टर में हुई है, इस जनवरी के महीने में हुई है। और बिकवाली में दिखेंगे आपको एसजेवीएन, टाटा कम्युनिकेशन और जी एंटरटेनमेंट। लेकिन स्मॉल कैप में इंटरेस्टिंग नाम नजर आएंगे, जिलेट इंडिया और गोदरेज इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा खरीदारी होती हुई दिखे है। और बिकवाली के काउंटर है नवीन फ्लोरिन, इमामी और नेशनल एल्यूमिनियम, जिसमें जनवरी के महीने में बिकवाली होती हुई नजर आई है। फ्रेश एंट्री ज्योति सीएनसी, जो हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनी, मेडी असिस्ट और कोचिन शिपयार्ड में म्यूचुअल फंड्स ने अपना इंटरेस्ट जताया जनवरी के महीने में, और पूरी तरह से एग्जिट ले लिया इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, तांला प्लेटफॉर्म और नहार स्पिनिंग में। इसके अलावा जनवरी 2024 का जो पोर्टफोलियो है, उसमें आपको जो टॉप इक्विटी होल्डिंग्स है, उसमें सबसे ऊपर मिड कैप में आपको कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट सिस्टम, इंडियन होटल, फेडरल बैंक और भारत फोर्ज नजर आएंगे। तो ये कुछ नाम है जिनमें म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट आते हुए नजर आया है। तो ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर म्यूचुअल फंड्स का इंटरेस्ट आया है। जैन साहब, कुछ बढ़िया फ्रेश एडिशंस हुए हैं। ऑफ कोर्स पेटीएम पर थोड़े फंड्स की मिसकैलकुलेशन हो गई, खबर तो बाद में ही आई थी, बट मिड कैप्स अभी भी फेवर में ही है म्यूचुअल फंड्स के भी। हाँ बिल्कुल, देखिए मिड कैप्स, और कुछ तो मुझे ऐसा लगता है रिकैटेगराइजेशन वाला मंथ भी है, दिसंबर 31 को आती है और उसके बाद जनवरी में रिकैटेगराइजेशन होता है। जैसे इमामी कैन बी वन ऑफ दैट विक्टिम, तो क्योंकि वो स्मॉल कैप में आ गया है, तो कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। और बाकी म्यूचुअल फंड्स को वो कंपल्सरीली करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर मिड कैप फंड है तो इसलिए फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप्स इस तरफ काफी रुझान बढ़ रहा है। इनफैक्ट इन्वेस्टर्स का भी, और जो हम भी देखते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, वो लोग को कंफर्ट लार्ज कैप्स में भी आ रहा है, क्योंकि वहां पे काफी अभी भी वैल्यूएशन सस्ते लगते हैं। और मिड कैप स्मॉल कैप चल बहुत गया तो एक डर लगता है कि बहुत चल गया इसीलिए करेक्शन आ सकता है। बट आप देखिए जब भी शार्प करेक्शन आया और स्मॉल कैप इंडेक्स टूटा भी और वापस से जो बाउंस बैक किया, और आज भी एकदम मजबूत डटा हुआ है। मतलब निफ्टी तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहता है, क्योंकि कोई भी बड़ी न्यूज आती है तो सबसे पहला इंपैक्ट लार्ज कैप पे ही होता है, बट स्मॉल कैप अपनी चाल चल रहा है। जैसे हम यूएस में भी देख रहे हैं तो रसल 2000 और ये सारे, तो मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में बने रहना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपका यूनिवर्स बहुत बड़ा है और वहां पे जहां पे क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए हैं बिल्कुल वहां पे ध्यान देना चाहिए। और वैसे ही स्टॉक्स हम लेके भी आते हैं रोज, हमारे पैनल में भी, और मैं भी, सब लोग लेके आते हैं, और अनिल जी और सभी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल स्मॉल कैप मिड कैप में फुल फॉर्म में है, क्योंकि मिड कैप का बहुत बड़ा एक स्वीट स्पॉट है, लार्ज कैप से मिड कैप में आया और स्मॉल कैप से मिड कैप में गया। एंड मिड कैप हैज बीन द बिगेस्ट रिटर्न गिवर इन लास्ट, अगर आप देखें 10 साल में, लास्ट डिकेड का, तो मिड कैप इंडेक्स ने हाईएस्ट रिटर्न्स दिए। मिड कैप इंडेक्स में हाईएस्ट रिटर्न तो हैं ही। आज भी देख लीजिए अच्छा रिटर्न आ रहा है, आउट परफॉर्म कर रहे हैं बाजार को। कल भी कर रहे थे, परसों भी कर रहे थे, तो ब्रॉडर मार्केट का तो एक्शन बरकरार है। आइए इस बीच तैयार है सेठी साहब, बिल्कुल उनके लिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सेठी साहब, पहली पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज भी 2 स्टॉक्स कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है, बट वो पिक देने के पहले अनिल जी सुबह के जो पिक्स है उसका एक अपडेट देता हूँ। अनिल जी, सुबह मेरा पिक ऑफ द डे था बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें एक अच्छी तेजी हो रही है। दूसरा एनएमडीसी और एचएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, के तीनों स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी हुई है और मेरे जो आज के टारगेट थे वो सब अचीव हो गए। अनिल जी, आज का जो मेरा पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है पनामा पेट्रो, जिसमें खरीदारी करनी है। अभी 325-26 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 345 के शॉर्ट टर्म टारगेट है, 320 का स्टॉप लॉस रखना है। ये कंपनी स्पेशलिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे ऑयल, ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह बनाती है, जो कि एफएमसीजी, पावर, टेक्सटाइल्स, फार्मा, इन सब सेक्टर्स में, रबर के सेक्टर में काम आते हैं। जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है, डाबर, मेरिको वगैरह इनके क्लाइंट लिस्ट में है। और इस कंपनी ने अपने यूएई और इंडिया दोनों प्लांट, आई थिंक आज भी सीरीज अब बाहर ही हैं,
और उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, थोड़ा कनेक्शन का इशू है। 345 का टारगेट है, 320 का स्टॉप लॉस है। वजह क्यों पसंद आ रही है सिटी साहब बता नहीं पाए, उनका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया। दूसरा स्टॉक भी सिटी साहब के साथ रहना है, बट कैश के स्टॉक्स पर रखें नज़र। और स्पेशली ऑयल एंड गैस से जुड़े जो सेक्टर्स हैं, आज यहाँ पर आपको ज़बरदस्त मूवमेंट दिख रहा है। सुबह भी हमने देखा HP, BP, IOC ज़बरदस्त मूव आई थी। MRPL हमें अच्छा दिख रहा था, वहाँ पर अच्छा एक्शन है। इनफैक्ट IOC अभी भी आपको पॉजिटिव ही दिख रहा है। आइए सिटी साहब से रिकनेक्ट करते हैं, तब तक अनिल जी की स्ट्रैटेजी भी तैयार है, पहले स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। अनिल जी, अच्छा एक्शन है। डाउ फ्यूचर्स करीब 75 अंक ऊपर दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स आपको पॉजिटिव रुझान दिखा रहे हैं। एशिया में आज ज़बरदस्त कारोबार था। एक कोरिया था जो हल्की नरमी दिखा रहा था, अदरवाइज पूरे एशिया में ज़बरदस्त मूव थी। ताइवान का बाजार 3% ऊपर था। हमारे बाजार भी 3% ताइवान का बाजार ऊपर था। कब सुधरेंगे ताइवान को देख के? निक्के भी 1.25%। निक्के तो 1.25%। हालांकि इनकी GDP टेक्निकली रिसेशन में आ गई है। गजब। अच्छा एक्शन था, बताए सर क्या करना है? 21,900 ये मेक और ब्रेक लेवल है दीप, जहाँ पर आप इस वक्त खड़े हैं। 21,900 के कॉल्स पर 3 करोड़ 7 लाख शेयर है और ये वजह कि 21,100 के ऊपर निकल कर टिकने में थोड़ी सी मुश्किल आती दिख रही है। 21,950 पर 2 करोड़ शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं और 22,000 पर 3.25 करोड़। तो 21,900 से 22,000 थोड़ी कंजेशन जोन है। डेटा जिस तरह से बने उसको देखकर ऐसा लगता है कि आप 22,000 के ऊपर आज नहीं जा पाएंगे, कितना भी जोर लगाए। सो एक्सपायरी आपको 22,000 के नीचे मिलेगी। नीचे, लेकिन कितनी नीचे? मुझे 21,930 के ऊपर चाहिए। अगर 21,950 आ जाए तो ज़्यादा सेफ, अच्छे से मतलब क्लियर कट होगी, क्योंकि एक इस महीने हमें क्लोजिंग मिल चुकी है 21,929, दूसरी 21,930, 1 पॉइंट ऊपर। तो अगर थोड़ी सी 15-20 पॉइंट ऊपर मिल जाए, क्लैरिटी आ जाए कि हाँ भाई आप एक क्लोजिंग बेसिस पे फरवरी के हाई पर बंद हो रहे हो, तो थोड़ा ब्रेकआउट काइंड ऑफ फील आता है। तो आप 22,125 के ख्वाब देख सकते हो फिर कल और मंडे के लिए। वहाँ से वैसे तो अभी भी देख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आज क्लोजिंग 21,930 के ऊपर जो भी मिले बढ़िया है। नीचे मिली तो भी ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड के आसपास ही हैं। लेकिन हाँ, जो लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं इंडेक्स का, उनके लिए एक दिन का इंतजार कम से कम और बढ़ जाता है। फिर कल होंगे नहीं होंगे, कल की कल देखी जाएगी। कल शुक्रवार है, वीकली क्लोजिंग भी है, ये तो बात होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम बहुत नीचे जा सकते हैं, और इसका जवाब है ना। 21,800 के नीचे की मंदी दिखती नहीं है, तो 21,800 825 आएगा तो अपने आप चुपचाप बिना किसी को बोले खरीदारी आ भी जाएगी, ये आप मान के चले। क्योंकि डेटा 21,800 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है 22,000, और आज का लो भी देखिए दीप 21,794 यानी कि 21,800 का ही। सो 100 पॉइंट इधर 100 पॉइंट उधर, ये आपको निफ्टी का ट्रेड इस वक्त नज़र आएगा। अब आइए बैंक निफ्टी कहाँ पर है? हम 46,125 वही है, 46,175 200 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। इस महीने की बेस्ट क्लोजिंग जो मुझे मिली है वो मिली है 46,188 की। ठीक है, 46,188 ये क्लोजिंग है मेरे लिए 2 फरवरी की, बजट के नेक्स्ट डे की। बजट के दिन का हाई, बजट के नेक्स्ट डे का हाई तो थोड़ा दूर है भाई, 46,900 के आसपास वहाँ टाइम है। सो अगर 46,200 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट का संकेत वहाँ पर आएगा। नहीं भी हुए तो इतना कोई बुरे नहीं है, लेकिन 46,200 के ऊपर बंद हो जाए बहुत ही बढ़िया। 46,000 के ऊपर भी बंद हो तो ठीक है। अब आज बैंक निफ्टी में पोजीशंस थोड़ी कम है। पुट 20 लाख शेयर हैं 46,000 पर, कॉल्स 25 लाख शेयर हैं, तो पोजीशन कम है, लेकिन कॉल रेटर थोड़ा बैकफुट पर जरूर है। तो आज का फोकस तो वीकली एक्सपायरी की वजह से पूरा का पूरा निफ्टी पर है, और 21,800 सपोर्ट, 22,000 रुकावट, बीचों बीच में निफ्टी फंसा हुआ है। तो कोई बहुत क्लियर कट बड़े मूव की संभावना निफ्टी में नहीं है। तो कोई बड़े मूव की संभावना नहीं है निफ्टी में, बट हाँ 21,925 के आसपास अगर आपको क्लोजिंग मिल जाए तो कोई परेशानी की भी बात नहीं रहेगी। चलिए ठीक है, बाजार के एक्शन पर रखिए नज़र। स्टॉक्स में तो मूव आपको बढ़िया दिख ही रही है। कल था वैलेंटाइंस डे, और हमने देखा वैलेंटाइंस डे पर जो हम सुबह बात भी कर रहे थे, क्विक कॉमर्स सर्विसेज की जो कंपनीज हैं उन्होंने कुछ नए रिकॉर्ड्स बनते हुए देखे। आइए जरा समझते हैं आशीष से कैसा रहा ये ट्रेंड। आशीष, वैसे तो हम देख रहे हैं हर फेस्टिवल या हर सेलिब्रेशन में कुछ ना कुछ नए रिकॉर्ड्स बनते हैं, इस बार क्विक कॉमर्स में क्या हुआ? दीपांशु, बड़े रिकॉर्ड बने, जैसे कि आप बता रहे कि हर बार जो है कीर्तिमान नया बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, न्यू ईयर का जो रिकॉर्ड होता है, चाहे फूड डिलीवरी ऐप्स हो या क्विक कॉमर्स हो, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑर्डर वैल्यू, ऑर्डर प्रति मिनट के लिहाज से अगर आप देखें तो दिन काफ़ी अहम होता है। लेकिन कल का अगर आप देखें तो आंकड़ा वैलेंटाइन डेज का क्विक
कॉमर्स कंपनीज के लिए काफ़ी शानदार देखने को मिला है। ना कि सिर्फ न्यू ईयर के जो रिकॉर्ड्स हैं ये टूटे हैं, इनफैक्ट पिछले साल के भी जो रिकॉर्ड है इससे भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली। ब्लिंकिट की शाम 6:30 बजे तक का आपको डेटा बताऊं तो सबसे ज़्यादा क्या क्या ऑर्डर किया गया, वैसे तो बहुत ही नोन चीज़ें, लेकिन एक बार मेंशन कर देता हूं। मिसाल के तौर पर आप देखिए जो ऑर्डर किए गए फूल सबसे ज़्यादा ऑर्डर किए गए हैं, चॉकलेट्स, टेडी बेयर, परफ्यूम्स और ग्रीटिंग कार्ड्स, ये बहुत ऑर्डर किए गए हैं। खास बात यह कि स्विगी पर जो है ऑर्डर प्रति मिनट जो केक की है वो 271 थी पिछले साल, 271 केक प्रति मिनट ऑर्डर की गई हैं। इस बार यानी कल का जो आंकड़ा है वो 409 केक प्रति मिनट, ये शाम तक का डेटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है और कुछ इंटरेस्टिंग डेटा भी आया। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो जो डाइन आउट का ऑप्शंस है इसका भी मुंबई वालों ने काफ़ी इस्तेमाल किया। पिछले साल के मुकाबले डाइन आउट्स में 95% की बढ़त आपको बुकिंग्स में देखने को मिली। हाँ, और केक में कितनी बढ़त आई है? केक तो सर ज़बरदस्त है। पिछले साल 271 केक प्रति मिनट ऑर्डर हुई स्विगी पे। जो कल का डेटा है वो 409 केक प्रति मिनट है, प्रति मिनट, सब्सटैंशियल है। केक ऑलमोस्ट डबल है और ये भी ऑलमोस्ट डबल है। खाने पीने के लिए लोग बाहर गए। तो क्या समझे ये क्या ट्रेंड दिखा रहा है जिसमें तो हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है अभी तक, तो हमारा आना बाकी है अभी तो। हमारा आएगा तो सोचो कि कितना छप्पर फाड़ के निकलेगा। ये तो बंसल जी वगैरह गए हैं, उन्हीं का आया कंट्रीब्यूशन, है ना। नहीं, बंसल जी तो बाहर गए हैं, तो उन्होंने स्विगी के थ्रू थोड़ी गए। नहीं सर, लेकिन दिल्ली वालों ने एक रिकॉर्ड बनाया। हाँ। पिछले साल कैसा था कि फूल जो फ्लावर गिफ्ट करते हैं उसमें मुंबई वाले आगे थे। कल का जो डेटा है इसमें दिल्ली वालों ने ज्यादा फूल ऑर्डर किया। अच्छा, हाँ, ये बात पक्की है? पक्की है। मैं इल्जाम लगा दूं दिल्ली वालों? लगा दीजिए। कुणाल जी आप तो ऐसे ना थे। हाँ कुणाल जी, आपने ये सब किया? अरे कुणाल कहाँ है? कुणाल जी को दिखाइए एक बार जरा। जी 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 अनिल जी, आवाज कट गई थी, अब बताइए। अरे कुणाल जी, आशीष आप पे आरोप लगा रहा है, खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि दिल्ली वालों ने सबसे ज्यादा फूल, क्या क्या आशीष क्या आरोप है? फूल ऑर्डर किए। पिछले साल कैसा था, मुंबई वाले फूल ऑर्डर करने में आरोप लगा रहे हैं, ये बोलिए अनिल जी। वो पहले पिछले साल मुंबई वालों ने ज्यादा फूल गिफ्ट किए हैं, इस बार दिल्ली वालों ने किए। मैं ये बोल रहा हूँ कुणाल जी आप तो ऐसे न थे, आपने ऐसा कैसे किया? अनिल जी देखिए, सब देखा देखी में कर रहे हैं अनिल जी। तो अब हमारे बंसल जी अनिल जी पूरा पुष्प गुच्छ लेकर के अनिल जी अगर उसका वितरण करेंगे तो अनिल जी हम भी अनिल जी अवसादग्रस्त हो जाते हैं। अनिल जी दबाव में आकर कुछ ना कुछ सभी को करना पड़ता है। तो अनिल जी वही चल रहा है यहाँ पर, देखा देखी अनिल जी भेड़ चाल है। अच्छा, जयपुर के डेटा है कुछ? नहीं सर, जयपुर का डेटा नहीं है, निकालो, लाइव पूछना पड़ेगा वो। जयपुर के भी निकालो, फिर जैन साहब से चैनल चेक करते हैं। हाँ, जैन साहब क्या है, जैन साहब अकेले ना जयपुर से बच जाते हैं, इनकी खबरें बाहर नहीं आ पाती। हाँ, कुणाल जी की सब बाहर आ जाती। जी जैन साहब। यस यस, देखिए अनिल जी कल क्या हुआ, मैं भी बाहर गया था वैलेंटाइंस डे पे, तो हमारा जो रेगुलर कोर ग्रुप है तो उनके साथ, तो जैसे बंसल जी के साथ हुआ वैसा कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं तो वो ये इसीलिए कि भाई अनिल जी वाला जो एपिसोड है आज मेरे साथ भी कल हुआ। मतलब डेजर्ट जो है कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया उन्होंने डिनर के बाद। क्या बात और है? फिर खुद आके टेबल पे और फिर 5-7 आदमी घेर लिए। अरे ये तो वो है, सुबह रोज अनिल जी के साथ जेम्स देते हैं। मतलब वाह भाई, सिंगापुर से भी थे, कमाल का काम है। तो ये बंसल जी जो बोलते हैं वो बना के नहीं बोलते, आप ये मान के चलिए अनिल जी, उनके साथ रोज होता है, बहुत इवेंटफुल है। मेरे साथ कभी नहीं हुआ आज तक। यही सरप्राइज साथ कब होगा? उसका रीजन वही वाला लॉटरी टिकट वाला है। वो प्रभु प्रसन्न हुए, बोले लॉटरी तो टिकट तो खरीद, तो लॉटरी लगो। मैं कहीं बाहर जाके खाऊं तब तो मुझे डिस्काउंट मिले ना। गलती मेरी ही है, मैं डाइन आउट करूंगा तो मतलब ट्रैवल में तो होता ही है, पता नहीं क्या। जी विश्वेश जी कुछ कह रहे थे, विश्वेश जी बोलिए। एक्चुअली अनिल जी आपने पूछा ना जयपुर का डेटा है, तो मैं बिना डेटा ही बता देता हूँ। जयपुर वालों ने कल केक नहीं सर कचौरी बना के वैलेंटाइन डे बनाया है। लास्ट ईयर के कंपेयर में ये डेटा और भी ज्यादा होगा। तो मुझे लगता है जैन साहब जिस तरह से कचौरियाँ लाते हैं, जयपुर वाले डेफिनेटली वो प्याज कचौरियाँ बना के वैलेंटाइन डे बनाते होंगे। कचौरी के अंदर खड्डा करके उसमें कैंडल खड़ी करके आप आराम से गाना वाना भी गा सकते हो, गिरती नहीं। ओके, तो चलिए ये इंटरेस्टिंग। अच्छा, और क्या डिटेल्स है सर? बस ओके। बाय द वे दिल्ली वाले इन सब मामलों में से आगे ही रहते हैं सर। आज सुबह आशु सर ने एक ट्वीट भेजा था, जोमेटो का है। एक लड़का है दिल्ली से, तरुण, जिसने कल 16 डिफरेंट एड्रेसेस पर केक भेजा है। हाँ, 16 अलग लोगों को उसने केक भेजा। अब किसे भेजा है, किस इंटेंशन में नहीं मालूम। हाँ, बट एक ही उसने करा। दिल्ली वाले आगे नहीं है। आशु जी भले दिल्ली की बड़े कर,
उस पे मुझे सेठी जी ने मैसेज भेजा, क्या सिर्फ 16? सेठी जी ने भेजा, मेरे मैसेज दिखा दूंगा, सिर्फ 16? हाँ जी कुणाल जी। अनिल जी, एक लड़का राकेश भी है अनिल जी दिल्ली में, उसने भी कई जगह पर भेजा है अनिल जी, लेकिन मुझे नहीं भेजा अनिल जी। कई बार क्या होता है, लोग मतलब अपने दोस्तों को ही भेज देते हैं इज्जत बढ़ाने के लिए। अच्छा दिखाने के जी एनीवे, चलिए फोन सेठी जी आ गए फोन पे लाइन में, फाइनली सेठी जी कनेक्टेड। सेठी साहब, आप बता रहे थे पनामा पेट्रो के बारे में, 320 का स्टॉप लॉस, 345 का टारगेट। अगर कमेंट्री पूरी हो गई तो ठीक, नहीं तो वो पूरी कीजिए और दूसरा स्टॉक भी बताइए। तब अनिल जी, मुझे एक तो पता नहीं है कि कमेंट्री कहाँ तक पूरी हो गई, इसलिए वापस बोल देता हूँ, पनामा पेट्रो में खरीदारी करनी है। और ये स्पेशलिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने वाली एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है जो एफएमसीजी, पावर, ये सब सेक्टर को कैटर करती है। और इन्होंने यूएई और इंडिया के अपने प्लांट में हाल ही में एक्सपेंशन भी दिया है, तो उसका भी फायदा देखने को मिलेगा। और एक बेनिफिट इनको क्रूड के जो घटे हुए दामों है इसका भी होना है, तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आने वाले क्वार्टर्स में। बाकी कुछ अच्छे निवेशकों ने चेक इन भी किया है इसमें, जैसे रमेश दमानी जी ने भी खरीदा है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। शॉर्ट टर्म टारगेट है 340 के। आई डोंट नो वेयर दिस स्टॉक ट्रेड करंटली, और स्टॉप लॉस 320 का रखा। ओके, पनामा पेट्रो है पहला स्टॉक। दूसरा बताएं सर। दूसरा स्टॉक अनिल जी जिसमें खरीदारी करनी है वो है इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स, जो अभी 676 के लेवल्स पे है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 700 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 665 रुपए का। ये भी एक कंपनी, जबरदस्त कंपनी है जो पावर रिलेटेड, टू व्हीलर सेक्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन प्रोडक्ट्स बनाती है, प्लस पोर्टेबल इंजन बनाती है। और एक जर्मनी का एक ग्रुप है, उनके साथ भी इनका टाई अप है। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। ये स्टॉक भी अच्छा लगता है, मुझे लगता है इसमें बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 700, स्टॉप लॉस ऑफ 665। ओके, तो यह है आपके लिए इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल 700 के टारगेट के लिए। यहाँ पर आई थिंक सेठी साहब टारगेट हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी 695 पर तो स्टॉक ही दिख रहा है सर। टारगेट हिट हो गया इसका? हाँ, तो दीपांशु, इसमें थोड़ा कम वॉल्यूम वाला स्टॉक है, तो हो सकता है बढ़ गया होगा, बट मुझे लगता है एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, तो एक इसमें आपके स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए 720, 730 के लेवल्स तक का इंतजार किया जा सकता है। ओके, अब रिवाइज टारगेट ले लीजिए 720 और 730 के। 709 का ऑलरेडी हाई बन गया, वहां से फिर 690 पर इस समय स्टॉक दिख रहा है, बट 720 और 730 ये होंगे आपके टारगेट्स। इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स यहाँ पर करें खरीदारी। शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। और भी स्टॉक्स हैं जहां पर आपको मूव बढ़िया आती हुई दिख रही है इस समय। MCX अब एक रिवाइवल अटेम्प्ट कर रहा है। ऑफ कोर्स 2 दिन पहले हमने देखा था ट्रेडिंग ग्लिच हुआ था, स्टॉक में आपने प्रेशर में बनते हुए देखा था, बट आज वापस रिवाइवल के मूड में। एक बार विश्वेश जी से इसके चार्ट पर राय लेते हैं। विश्वेश जी जरा देखें सर, MCX का चार्ट वापस 3500 के लेवल पर आने की कोशिश कर रहा है। देखिए दीपांशु, मुझे लगता है ओवरऑल तो चार्ट स्ट्रांग है। मतलब अगर आप 2023 के लोज देखोगे तो 1300 रुपए है, और वहाँ से अभी भी 3400 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली स्ट्रांग है। लेकिन लास्ट 3-4 दिन में जो गिरावट आई है ऑन अ बैक ऑफ सम माल फंक्शन इन देयर ओवरऑल सिस्टम, मुझे लगता है उसकी वजह से थोड़ा सा और पुल बैक हो सकता है। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है इमीडिएटली 30 to 80 का सपोर्ट है, और अगर ये 35-80 के नीचे ऊपर जाता है तो मेरे हिसाब से दीपांशु ये जो गिरावट है उसको हम निगेट करेंगे, एंड देन मेरे हिसाब से फिर से ये 3900 की ओर जा रहा है। सो 35-80 के ऊपर फ्रेश खरीदारी करें ट्रेडिंग के लिहाज से, और अगर 3320 ब्रेक करता है तो मुझे लगता है फिर थोड़ी सी और पुल बैक आ सकती है। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा अच्छी चॉइसेस अवेलेबल है, ट्रेडिंग करना है तो एक बार के लिए अवॉइड करें तो भी बेटर है। एक बार के लिए अभी तो अवॉइड करिए, बेटर रहेगा, बट नज़र रखिए MCX अच्छे मूव इस समय आपको दिखा रहा है। स्टॉक में भी तेजी आ रही है। पेट्रोनेट यहाँ पर भी आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। बाकी साहब एक बार पेट्रोनेट का चार्ट देखें, अच्छी मूव दिखा रहा है। आज वैसे भी ऑयल एंड गैस का दिन है, पेट्रोनेट 2-2.5% ऊपर। दीपांशु, ये मेरे लिए है। यस सर, पेट्रोनेट। दीपांशु, एक 290-300 के आसपास जाकर एक बड़ी वाली गिरावट इसमें आई और ये बाउंस बैक है। मुझे लगता है आज के दिन में अगर आप पूछो तो व्यू पॉजिटिव है। ये 290, अभी 279 का भाव है, 290 तक जा सकता है, लेकिन जब तक ये
प्रायर हाई जो कि 298 299 है, उस मतलब 300 के ऊपर नहीं चलता है, ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा 270 300 ये रेंज में, तो मेरा व्यू थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए एटलीस्ट साइडवेज है। टर्म के लिए है साइडवेज, थोड़ा करें इंतजार। पेट्रोनेट एलएनजी एक अच्छी मजबूती और नतीजे के बाद हमने प्रॉफिट बुकिंग की राय भी दी थी, वहाँ से दीप नीचे 260 के आसपास तक आया भी और वापस से रिकवरी करने के मूड में आता दिख रहा है। सरकारी कंपनियों के शेयरों में फिर से एक्शन बेहतर होता हुआ दिख भी रहा है। आइए ऐसे में एक बिगुल की रिक्वायरमेंट है सुमित जी की तरफ से, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, भाई का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 230 रुपए, 230 रुपए 50 पैसे। 230 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल, जिसका सिंबल है इरकॉन। इरकॉन के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। लास्ट 3 दिनों के हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। एक गिरावट के बाद पुल बैक आ चुका है और स्टॉक के अंदर अभी यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 238 इसका पहला टारगेट होगा, 244 इसका दूसरा टारगेट होगा। दोनों टारगेट शॉर्ट टर्म के हैं। पोजिशन टारगेट और ऊपर के यानी 250 प्लस के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट है 223 224 के पास है, तो 224 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इरकॉन में खरीदारी करें 238 244 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 238 और 244 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है इरकॉन। रेलवे स्टॉक्स वापस आपको मोमेंटम में आते हुए दिख रहे हैं। बिगुल मेहुल जी के लिए भी BTS डबल टी। बताएं मेहुल जी। दीपांशु, एशियन पेंट्स में खरीदारी करनी, यहाँ पे हो सकता है बॉटम आउट हो गया और एक शार्प बाउंस की तैयारी कर रहा है। 3010 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस हमें लगाना है 2900 का और अपसाइड में मैं समझता हूँ 3200 तक के बाउंस आ सकते हैं, जो कि उसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो एटलीस्ट वहां तक रीटेस्ट करना चाहिए, बिकॉज फॉल जो है काफी डीप आया था 3500 के आसपास या 3450 के आसपास से काउंटर 3000 के नीचे फिसल गया था। सो बाउंस के लिए एशियन पेंट्स में खरीदारी करे। 3200 का टारगेट रहेगा, 2900 का स्टॉप लॉस। और साथ ही साथ दीपांशु, मैच अगर देख रहे तो रोहित शर्मा के 100 हो गए, ये एक अपडेट थी। हिटमैन रोहित शर्मा बढ़िया मूड में दिख रहे हैं समय। अच्छा, बहुत अच्छे मूड में। भाई लगाओ साइड में जरा मैच तो दिखाओ यार कम से कम। हाँ चलो देखते हैं। अच्छा, ये मेहुल जी चार्ट कब देखते हो फिर आप? हमको तो खाली सवाल पूछना होता है, हम तो कभी भी पूछ सकते हैं। आप लोगों को तो काम करना होता है, एंकर तो काम नहीं करते, हम समझते हैं इस बात को। आप तो बहुत काम करते हो, ऐसा सुना है हमने। सर सुना है तो बाकी आगे भी बता दीजिएगा। हाँ, तो मतलब मैच के बीच में चार्ट मतलब कुछ ऐसा हो जाता है आराम से कंफर्टेबली? जी हाँ अनिल जी, सर स्कोर्स चालू है, मैच नहीं चालू। विश्वेश जी बताएंगे हमें, जो 16 स्क्रीन एक साथ देखते हैं। जी विश्वेश जी, अपना अनुभव शेयर करें हमारे साथ। अनिल जी, एक छोटी सी विंडो में चलता रहता है क्रिकेट। उसमें तो क्या है, चार पूरे दिन सुबह 7:30 से आपका एक विंडो में जी बिजनेस चलता है, एक विंडो में दूसरा कुछ चलता है, एक विंडो में यूट्यूब म्यूजिक चलता है। तो कोई दिक्कत नहीं अनिल जी, बड़े आराम से हो जाता है। ओके, ट्रेडिंग स्क्रीन्स और उसके बाद ये भी। थोड़े विश्वेश जी लेट पैदा हुए, मैं बता रहा हूँ। जल्दी पैदा हुए तो विंडोज़ का तो आविष्कार यही करते एक जनरेशन पहले आ जाता है दुनिया में। बिल गेट्स की जगह जी जैन साहब जी। मतलब क्या छक्का स्टेडियम के बाहर मार दिया आपने, मतलब इतनी क्रिएटिविटी हाइट्स, मतलब ये तो कमाल कर दिया आपने सर, मतलब मजा आ गया। ये तो अपना साल वाला वीडियो बनेगा ना अनिल जी, अप्रैल फूल पे बनाएंगे या जो भी बनाएंगे उसका आना चाहिए। मैं क्या करूँ, विश्वेश जी ने जवाब ऐसा दिया तो मतलब इतनी विंडोज वाला आदमी तो कोई ना कोई बड़ा ही काम करता। चलिए बढ़िया है। तो ये है शर्मा जी हमारे, बहुत तेजी से कितने विकेट कितने गए हमारे? 3 ही है। अच्छा 3 के बाद रोहित शर्मा और जडेजा, अरे दोनों ने संभाल लिया। बहुत ही बढ़िया, अनुभवी लोग काम आते हुए दिख रहे हैं। यस, चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, कीप इट अप। इंग्लैंड को लगा होगा बाय लंच उनका हो जाएगा खत्म। हमको ही लगा था, उनकी छोड़ो। 30 पे 3 हो गए थे। हाँ 30 पे 3 हो गए थे। चलो जडेजा जी के तो होम ग्राउंड है ना। हाँ, राजकोट है बिल्कुल। तो उनको तो एकदम होम ग्राउंड पे। वागले साहब शायद हाथ करेंगे। वागले साहब बिगुल आपके लिए। जी अनिल जी बिल्कुल तैयार है, वागले का वंडर। फरमाए सर।
अनिल जी, एक परफेक्ट बुक पैटर्न मेरे रडार पर आया है और ये मैं मिस नहीं करना चाहता था। शायद ये ऑलरेडी सुबह कवर हो चुका है। स्टॉक का नाम है पॉलीकैब। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट है, 4515.20 का करंट भाव है। इसका टारगेट 4800 का है। टाइम फ्रेम 3 से 4 दिन में भी आउटर साइड एक आध हफ्ता 300 350 रुपए की अप मूव में देख रहा हूँ। 4460 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, एक 1.25% के आसपास का। और ऑन द अपसाइड आपको लगभग एक 300 रुपए की मूव 4 से 5 दिन में भी एक आध हफ्ते के आसपास मिलनी चाहिए। और सूनर देन लेटर ये 5000 टेस्ट करेगा। ये थोड़ा सा लंबा, मतलब एक आध 2-3 हफ्ते का व्यू होगा। ओके, पॉलीकैब, इस पर भी रिवाइवल के संकेत आ रहे हैं। चलिए बढ़िया, ये भी स्टॉक एक्शन में आ रहा है। कुछ भूले भटके शेयर्स भी हैं जो अब बाजार के रेडार पर आपको वापस आते हुए दिख रहे हैं। मिड और स्मॉल कैप्स में आपको रखनी है नज़र। कोल इंडिया ने एक करार किया है 800 मेगावाट पावर खरीदने के लिए। चलिए, ये कोल इंडिया के लिए आपका डेवलपमेंट आते हुए दिख रहा है। स्टॉक फिलहाल 2.5% ऊपर है, डेज हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एक बार जरा कुणाल जी से चार्ट पर भी राय ले लें। कुणाल जी, वैसे तो खराब दिन पर भी ज़्यादा रिएक्शन देता नहीं है, आज भी 2.5% ऊपर कोल इंडिया। सर जरा देखें एक बार। देखिए, बड़ा अच्छा चार्ट है दीपांशु। लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक ब्रेकआउट भी हाल में आया और उसके बाद स्टॉक ने अच्छी रफ्तार पकड़ी है। मुझे लगता है जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। हल्का फुल्का कोई डिप मिल जाए तो उसमें कोल इंडिया में खरीदारी की चेष्टा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि 500 को पार इस बार कोल इंडिया करेगा, तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें, डिप्स पे बाय करें। तो यह है आपके लिए कोल इंडिया, जहां पर आपको रखनी है नजर। इस समय अच्छे एक्शन में आपको दिख रहा है ये काउंटर। PSUs, इसमें वैसे भी आप अच्छी मूव इस समय तो आते हुए दिख ही रहे हैं। और भी स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी मूव आपको बनती हुई दिख रही है इस समय। गेल 4% ऊपर गेल इस समय ट्रेड भी करते हुए दिख रहा है। सुबह भी ये रेडार पर आ रहा था और मूव इस पर सुबह भी बनती हुई दिख रही थी, बट अब और अच्छे एक्शन में गेल आपको आते हुए दिख रहा है। मेहुल जी, गेल जरा इस पर भी एक बार राय दें सर, अच्छा मोमेंटम है। दीपांशु, देखिए यहाँ पर डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन तो हुआ है, बट ब्रेकआउट भी आ सकता है अगर ये क्लोजिंग दे दे 185 के ऊपर। तो अगर ये क्लोजिंग देता है तो थोड़ा सा एक्सटेंडेड मूव आ सकता है, अराउंड 200 के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो बने रहिए, फ्रेश बाइंग मत कीजिए, बिकॉज ऑलरेडी पहले करेक्टिव मूव आया था, फिर से ब्रेकआउट आने के कगार पर है। वो कंफर्म होता है तभी फ्रेश बाइंग करना है। तो यहाँ पर होल्ड की सलाह रहेगी। अपसाइड टारगेट 200 तक के देखे जा सकते हैं 185 के ऊपर अगर ये क्लोज होता है तो। यह आपके लिए गेल 185 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो एक्शन में आएगा। कल आई थिंक दोपहर में सचिन जी की तरफ से यहाँ पर रिकमेंडेशन भी आई थी, रेडार पर रखिए। अच्छा मोमेंटम ये काउंटर दिखा रहा है। पावर ग्रिड, गुजरात गैस, कैनरा बैंक, PNB, ये कुछ और PSU स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको मूव दिखेगी। NTPC एक और काउंटर, अभी पावर स्टॉक्स की बात चली रही थी और NTPC में भी आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। सुबह भी NTPC रेडार पर तो आया था, बात भी करी थी इसकी हमने। विश्वेश जी, NTPC जरा इसका चार्ट देखें सर, यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है? दीपांशु, ये जो सारे पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर फाइनेंस, ये तीनों कैटेगरी के जो स्टॉक्स है उसमें मुझे लगता है कि सिक्युलर अप ट्रेंड है। और NTPC अमंग द टॉप इन पावर जनरेशन, मुझे लगता है ये बहुत स्टेडी अपराइज है। और अगर आप इसके वॉल्यूम्स देखेंगे दीपांशु, इट्स स्टेलर। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। 360 ये मूव में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा कि 316 के नीचे जाना चाहिए। तो डेफिनेटली वन ऑफ दो स्लो मूविंग स्टॉक जो आप ट्रेड भी करो तो 4-5 दिन होल्ड करना पड़े, और निवेश तो मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 2 महीने देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि इसका वॉलेटिलिटी ऑन द डाउनसाइड, अगर मार्केट करेक्ट होता है उस सूरत में ये स्टॉक बहुत नीचे नहीं आते। तो दैट इज द वन थिंग विच आई लाइक अबाउट दिस स्टॉक। सो डेफिनेटली अच्छा लगता है NTPC। 360 तक ये मूव लगता है, मुझे लगता है 316 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये है आपके लिए NTPC, यहाँ पर रखेगा आप नजर। आइए, RBI ने कार्ड बेस्ड कमर्शियल ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी। इसका क्या मतलब है? रिसेंटली RBI के कुछ काफी स्ट्रिक्ट एक्शन आए हैं फाइनेंशियल स्पेस में। आइए, इस एक्शन के क्या मतलब है, क्या मायने, कहाँ आएगा इम्पैक्ट, ये एक बार समझा जाए वरुण के साथ। वरुण बताइए क्या होगा अब? सो बेसिकली डीप होता ये है कि अगर कोई बैंक्स ट्रांजैक्शन करते हैं या लेंडिंग बोरोइंग कुछ करते हैं तो ये RTGS IMPS के थ्रू की जाती है कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शंस। लेकिन आपको याद होगा कुछ फिनटेक कंपनीज है जो कि ये कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शंस जो है बेसिकली करती है। और ये बेसिकली अगर कोई भी कॉर्पोरेट हो या फिर कोई भी बिजनेसमैन हो,
उसको अगर ट्रांजैक्शन करना है तो वो ये बेसिकली जो कमर्शियल कार्ड बेस्ड बिजनेस है या फिर जिसको बिजनेस पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर्स कहते हैं उस तरह का कारोबार ये करते थे। इसमें दिक्कत यह है कि आरबीआई ने फिलहाल जितने भी कंपनीज है उनको बोला है कि अभी फिलहाल ये ट्रांजैक्शन ना किया जाए, खासकर वीज़ा और मास्टर कार्ड जो है वो ये कार्ड्स देते थे, तो उनको फिलहाल बोला है कि आगे अभी फिलहाल इस पे आप रुकिए और इस ट्रांजैक्शंस जो है वो ना किए जाए। अब आरबीआई ने ये क्यों कहा है उसको भी समझना होगा। देखिए, दरअसल आरबीआई का ये मानना है कि जो अनऑथोराइज आउटलेट्स है उनमें कुछ ट्रांजैक्शन हुए, यानी कि आपको कोई भी मर्चेंट होगा उसको अगर ट्रांजैक्शंस करने होते हैं तो बेसिकली उसको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है और कुछ क्लॉज होते हैं उसको पूरा करना पड़ता है। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन जो आरबीआई के सामने आए हैं इनका कहना है कि वो अनऑथोराइज थे और कहीं ना कहीं ये एक दिक्कत है। इनफैक्ट यहाँ एक मर्चेंट के साथ आप ट्रांजैक्शन करते हैं, वो सब मर्चेंट के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहा था, इस तरह की भी कुछ चीज़ें सामने निकल के आई है। इसके लिए आरबीआई ने फिलहाल इसके लिए टेम्पररी एक रोक जो है वो इसके ऊपर लगाई है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि शायद केवाईसी को लेकर भी दिक्कत है, हालांकि जो पेटीएम के साथ दिक्कत हुई उस तक की दिक्कत जो है वो यहाँ पे नहीं देखने मिल रही है। अब ये कार्ड बेस्ड कमर्शियल कार्ड होते क्या है, देखिए बेसिकली बैंक्स इन कार्ड्स को अपने कॉर्पोरेट्स या कारोबारियों को देते हैं और इन कार्ड्स के थ्रू जो क्रेडिट कार्ड तो नहीं है, बेसिकली है जो क्रेडिट लिमिट होती है, रीपेमेंट होते हैं, रिवॉर्ड्स होते हैं, वो इनको मिलते हैं। और इसमें कंपनियां जैसे कि इनकैश, पेमेंट, कोडो, हैप्पी कार्ड, ये वो कंपनीज थी जो कि ये काम करती थी। तो फिलहाल एक टेम्पररी इस पर बैन लगा गया है और जितने भी कार्ड बनाने वाली कंपनियां हैं जैसे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड जो इशू करती है कार्ड्स, उनको ये डायरेक्शन दिया गया है कि आगे जब तक कोई और ऐलान नहीं आए तब तक फिलहाल आप इसमें कामकाज जो है बंद कीजिएगा। ये बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं होता है, आरटीजीएस का वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो 1,35,000 के आसपास है, इसका केवल 4,000 करोड़ रुपए के आसपास है, तो ऑलमोस्ट 2-3% के आसपास का इम्पैक्ट जो है वो भी किसी लिस्टेड स्पेस की कंपनी में तो ये दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, आरबीआई जो है काफ़ी सारे इस तरह के ट्रांजैक्शंस को लेके कड़ा होता जा रहा है, ये आपको इस कदम के बाद साफ समझ में आता है। तो सख्ती दिखाई आरबीआई ने। इसका एसबीआई कार्ड्स पर भी कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए? नहीं, उतना इम्पैक्ट एसबीआई कार्ड्स पे नहीं है इसका। एसबीआई कार्ड्स पे इसका इम्पैक्ट नहीं, और बाकी बैंक्स पर जो है, बाकी बैंक्स पे भी उतना इम्पैक्ट होगा नहीं, क्योंकि दीप ये एज वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो 1-2% का ही है और इसमें खासकर फिनटेक कंपनीज जो है उनको थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। मैंने एक्चुअली में कोशिश करा था कि जैगल के मैनेजमेंट से मेरी बात हो जाए, वैसे जैगल पे भी कोई इम्पैक्ट लग नहीं रहा, बट इसके अलावा किसी कंपनी पे और उनके ऊपर भी कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। चलिए, तो नॉर्मल ऑपरेशंस पर नहीं होना चाहिए, बट हाँ जो कंपनी इस कारोबार में है रिलेटेड, वहाँ पर आपको एक इम्पैक्ट दिख सकता है। रखेंगे यहाँ पर आपके लिए एक नज़र। एसबीआई कार्ड्स की बात निकली है तो एक बार ज़रा स्टॉक पर चार्ट चेक ले लिया जाए। काफ़ी टाइम से एसबीआई कार्ड का चार्ट देखा भी नहीं है, आज भी नरमी दिखा रहा है, इनफैक्ट डेज लो पर ट्रेड कर रहा है, हालांकि सुस्ती है। कुणाल जी, वैसे ज़्यादा कुछ करने के मूड में दिखता नहीं है एसबीआई कार्ड, 713 के आसपास। ज़रा एक बार चार्ट देखें इसका सर। देखिए, बड़ा भारी अंडर परफॉर्मर है दीपांशु, हम देख रहे हैं लगातार स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं है और स्टॉक लगातार अपने किसी भी प्रकार की मूव में पार्टिसिपेट नहीं करता है। एक सपोर्ट मुझे जरूर चार्ट पर 680 रुपए के आसपास नजर आता है, मुझे नहीं लगता है कि वो लेवल्स भंग होंगे, लेकिन इस पर कोई बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस तुरंत बनेगा इसके भी संकेत नहीं है। तो मेरी राय में देखिए, अगर आप बहुत लंबी अवधि के निवेशक हैं तो बिल्कुल बने रहें, अन्यथा मुझे लगता है कि इससे स्विच करके किसी अन्य शेयर में निवेश करना चाहिए जहां बेहतर मोमेंटम। ओके, ये है आपके लिए राय एसबीआई कार्ड्स पर। ये स्टॉक भी अभी तक लंबे समय से चला नहीं है, इसकी तैयारी है कभी न कभी चलने की। आइए तब तक आइए सुमित जी की तैयारी कितनी है ये जान लें, समझ लें। बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, तेजी का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 3610, 3612, 3610, 3612 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है टाइटन। टाइटन के अंदर पिछले 10-15 दिनों की गिरावट के बाद अब वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम हो रहा है। कल का परसों का हाई ब्रेक हो रहा है। स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। इमीडिएट टारगेट 3640 का होगा, दूसरा टारगेट 3660 का होगा। ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पिछले 4-5 दिनों का हाई जैसे ही निकलेगा 3615, 3620 के पास का, तो इसके अंदर मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग बनता हुआ देखने को मिलेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 3570, 3580 के पास है, 3570, 3580। तो 3580 के स्टॉप लॉस से टाइटन में खरीदारी करें 3640, 3660 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए टाइटन, जहां पर आपको रखनी है नजर।
अच्छा एक्शन में ये काउंटर दिख रहा है। अभी अभी सुमित जी की तरफ से रेडार पर आया भी है। स्टॉक में भी आपको मोमेंटम दिखा है। SBI में थोड़ा फ्रेश मोमेंटम आते हुए दिखा है, इसको रेडार पर रखेगा, थोड़ी मूव इस पर बन रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी एक्टिव दिख रहा है, 2.25% ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय आपको काउंटर ट्रेड करते हुए दिखेगा। PSU स्टॉक्स वैसे भी आज अच्छे मोमेंटम में है। मेहुल जी, बैंक ऑफ बड़ौदा इस चार्ट पर कोई राय सर? जी दीपांशु, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा कल के सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट आया था। इनफैक्ट PSU बैंक इंडेक्स जो है एट द सेम टाइम ETF भी है, ये सारे में ब्रेकआउट आया, खास करके SBI की वजह से जो कि एक हैवी वेट है। तो सारे PSU स्टॉक्स यहाँ पर अच्छे हैं। बैंक ऑफ इंडिया भी अच्छा है, कैनरा बैंक भी अच्छा है। स्पेसिफिकली बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पर 285 से 290 तक का पोटेंशियल है अपसाइड में, बट यहाँ पर रिवाइज स्टॉप लॉस रखना है 265 के आसपास का और होल्ड करने की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग मत कीजिए, बिकॉज फ्रेश बाइंग अगर करना है तो बैंक ऑफ इंडिया या PNB एक कैंडिडेट हो सकता है, बिकॉज वो थोड़े से कम चले कंपेयर टू कैन बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। बट बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर होल्ड कीजिए, 265 के स्टॉप लॉस है, अपसाइड में पोटेंशियल है 285 तक का। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, जो आज सेठी साहब की तरफ से था स्टॉक ऑफ द डे 275 के टारगेट के लिए। सीन साइल डिलीवर्ड। सेठी साहब भले लो नेटवर्क में है, न तो उनका ध्यान शो में है, न शो करने में, न शो देखने में। फिर भी हमारा काम है, हम पूरी तरह से सील लगा देते हैं। सीन साइन डिलीवर्ड, टारगेट हासिल। आइए, HDFC बैंक, आज इसका खून खोला है। बिल्कुल, और वो खोलने की वजह हमने सुबह आपको बताई भी थी कि क्यों HDFC बैंक के लिए 19 तारीख बेहद अहम है। नतीजों के बाद HDFC बैंक का दबदबा कितना घटा है और दूसरे दिग्गज बैंक्स के तुलना में इसके वैल्यूएशन में क्या बदलाव आया है, ये सारी डिटेल्स लेकर वरुण हमारे साथ तैयार है और उसके बाद हम करेंगे आगे का पूरा विश्लेषण। बताएं वरुण। तो अनिल जी, वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो बहुत सस्ता हो चुका है HDFC बैंक। हालांकि मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल ट्रेंड्स भी बताऊंगा। सबसे पहले तो पिछले एक महीने में HDFC बैंक, क्योंकि 16 तारीख को ही नतीजे आए थे, 16 जनवरी को, तब से अब तक 16% के आसपास की गिरावट जो है HDFC बैंक में आ चुकी है। और इस बीच अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा गिरने वाला स्टॉक जो है वो HDFC बैंक है। एक्सिस बैंक में करीब 4% के आसपास की गिरावट आई है इस बीच में, और ICICI बैंक जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। और इस गिरावट की वजह से HDFC बैंक का वेटेज भी गिरा है। अब देखिए, एक ज़माना था HDFC बैंक 13-14% के आसपास का वेटेज रखता था, अब ये 11 के भी नीचे आ चुका है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ा था जो कि कह रही थी कि शायद 10 के भी नीचे HDFC बैंक का जो ओवरऑल वेटेज है वो यहाँ पे आ चुका है। वैल्यूएशन के लिहाज से देखते हैं तो मैंने 5 साल के वैल्यूएशन निकाले, और 5 साल के अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे ना तो HDFC बैंक हमेशा प्रीमियम पे ट्रेड करता था एक्सिस और ICICI के मुकाबले। औसतम अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल के, तो HDFC बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 4.1 टाइम्स के आसपास का था। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये केवल 2.5 टाइम्स के आसपास रह चुका है, यानी कि अपने एवरेज वॉल्यूम के मुकाबले, एवरेज वैल्यूएशन के मुकाबले HDFC बैंक करीब 39-40% के आसपास के डिस्काउंट पे ऑलरेडी आ चुका है। वहीं ICICI बैंक को अगर आप देखेंगे तो 2.5 का एवरेज निकल के आता है, फिलहाल 3.1 पे है। एक्सिस 2.2 का निकल के आता है, फिलहाल 2.3 पे, यानी कि ICICI करीब 13% के आसपास के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, और एक्सिस जो है करीब 4% के आसपास के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। FY25 के भी मैं वैल्यूएशन देख रहा था कि फॉरवर्ड लुकिंग वैल्यूएशन कैसे हैं, तो यहाँ पे नो डाउट HDFC की वैल्यूएशन आधे हो चुके हैं, 2.2 टाइम्स के आसपास FY25 के वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। ICICI बैंक का प्रीमियम वैल्यूएशन जो है वह प्रीमियम पे पहुँच चुका है 2.7 टाइम्स। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे 2019 से 2022 जो मैंने 5 साल का डेटा लिया है उसमें ICICI हमेशा डिस्काउंट पे ट्रेड करता था। 2023 में पार पे आया, अब ये प्रीमियम पे आ चुका है, लेकिन एक्सिस ये डिस्काउंट पे था, अभी भी डिस्काउंट पे है। इनफैक्ट HDFC बैंक में गिरावट के बावजूद एक्सिस बैंक केवल 1.9 टाइम्स FY22 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है, यानी कि इन तीनों के मुकाबले एक्सिस अभी भी सस्ता है। हालांकि हिस्टोरिकली भी ये हमेशा डिस्काउंट पे ही ट्रेड करता आया है। तो ये है पूरा वैल्यूएशन का कैलकुलेशन। HDFC बैंक 39% डिस्काउंट पे है। 39% डिस्काउंट पे 5 इयर्स एवरेज, क्योंकि अनिल जी ये एक टाइम था जब 5-5.5 के भी प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता था, और वो टाइम पे ICICI 2, एक्सिस 1.5 ऐसे ट्रेड करता था। अब उल्टी हो गई तस्वीर। अब तो ICICI FY25 का देखें तो ICICI 2.7 है, और एक्सिस 1.9 और HDFC 2.2। एक्सिस अभी भी सस्ता है, मतलब
एक्सिस तो खैर सस्ता है ये, सस्ता है, बट ICICI अभी सबसे महंगा हो अब सबसे गया ICICI। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है जो उन्होंने बताई नहीं, वो मैं आपको बताऊँ कि 19 तारीख है इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। और 19 को HDFC बैंक मना रहा है अपना एनालिस्ट डे। और एनालिस्ट डे में होगा कि देश दुनिया के सारे एनालिस्ट आएंगे जो HDFC बैंक को ट्रैक करते हैं, वो मुलाकात करेंगे HDFC बैंक के टॉप मैनेजमेंट के साथ और उनसे जानेंगे कि ये जो लोन की ग्रोथ में धीमापन आया है ये क्यों है, ये सिर्फ HDFC बैंक की समस्या है या पूरी इंडस्ट्री की, पूरी बैंकिंग सेक्टर की। और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है जब जब भी एसेट क्वालिटी थोड़ी बहुत भी ख़राब होने के संकेत आते हैं तो HDFC बैंक अपनी लोन ग्रोथ को धीमा कर देता है। वो एसेट क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना चाहते हैं। अगर इस बार भी है तो ये HDFC बैंक के लिए अच्छा माना जाएगा क्योंकि वो अपनी एसेट क्वालिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं ग्रोथ की कॉस्ट पर। दूसरे बैंक जब फिर क्वालिटी ख़राब होती है तो उनकी बाद में चल के पता चलता है कि HDFC बैंक क्यों है। और अगर वही कहते हैं कि नहीं ये हमारी समस्या है कि हम थोड़ा सा मर्जर के बाद ये सब करने के बाद अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा, तो फिर HDFC बैंक के लिए थोड़ा टफ समय और ज़्यादा। और जब से एनालिस्ट स्टॉक में 2% की तेजी बनी, इस तेजी के पीछे कारण भी यही है जो सुबह से मैं आपको सुबह आप बता रहे थे इसके बारे में, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्नल देगा इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल। तो अगर इंडस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इवेंचुअली HDFC बैंक के लिए अच्छा है। और दूसरे बैंक्स के लिए जो एग्रेसिवली ग्रो करने वाले बैंक है, छोटे मिड कैप बैंक हैं जो अनसिक्योर्ड लोन्स पर, पर्सनल लोन्स पर ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, उनके लिए ख़राब होगा। और अगर HDFC बैंक बोले ये सिर्फ हमारी समस्या एक आध क्वार्टर की तो फिर अलग बात है, फिर देखते हैं मार्केट का रिएक्शन क्या होगा। ओके, चलिए नज़र है HDFC बैंक पर। सुमित जी भी हैं, एक बार चार्ट पर तो राय लेंगे ही सुमित जी, काफ़ी क्लोजली ट्रैक भी करते हैं। सर आज अच्छा ब्रेकआउट भी आया, HDFC बैंक 1400 के ऊपर सस्टेन करेगा। दिपांशु, एक अच्छी खासी गिरावट के बाद इनिशियल पुलबैक के संकेत मिल रहे हैं जिसमें लास्ट 2 दिनों का हाई ब्रेक हो रहा है। लोअर लेवल पे इसने सपोर्ट लिया और 1350 1370 के पास HDFC बैंक का अच्छा खासा सपोर्ट भी है। स्टॉक ऊपर में 1400 1415 1420 ये इसका इमीडिएट हार्डल है। 1415 1420 ये लेवल टूटने के बाद HDFC बैंक में मूव एक्सटेंड होता हुआ देखने को मिलेगा और 1450 से लेके 1475 तक का मूव बन सकता है। तो पोजीशंस होल्ड करें, छोटे मोटे डिप में खरीदारी करें। 1415 1420 के ऊपर 50 से 75 रुपए का मूव और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। है आपके लिए HDFC बैंक पर आए। जैन साहब भी विशेष टिप्पणी अपनी देना चाहते हैं HDFC बैंक पर। जैन साहब स्वागत आपका, बताएं सर। बिल्कुल, HDFC बैंक और SBI को भी मैं कंपेयर कर रहा था और जनरली PSU बैंक जो 1 के नीचे चलते थे और कई तो अगर IOB का याद आता तो 0.15 के प्राइस टू बुक पे भी कभी चला हुआ है, तो उस टाइम पे भी HDFC 4 साढ़े 4 के लगभग रहता था। और HDFC बैंक की मैं क्वालिटी की अगर आप बात करें, देखिए मैं एक्चुअली आई वाज एट द सेम टाइम डिसअपॉइंटेड आल्सो और एट द सेम टाइम इम्प्रेस्ड आल्सो। जब मैंने HDFC बैंक में HDFC लिमिटेड में लोन अप्लाई किया था तो उन्होंने रिजेक्ट किया। बोला क्यों किया? और हमारे ही एम्प्लॉइज अगर अप्लाई करते तो उनको लोन मिलता है। हम लोग ब्रोकरेज हाउस को, ब्रोकर्स को जनरली लोन नहीं देते हैं। बोले क्यों नहीं देते हैं? बोले ऑलरेडी हमारा कैपिटल मार्केट्स पे एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग नहीं देते हैं। तो इस लेवल की रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज है। तो ये देखिए HDFC बैंक और HDFC, आपने इतना बढ़िया कहा कि कोई भी चीज करती है तो ये लोग पहले ही भाप लेते कि कुछ ना कुछ डिफरेंट है और एसेट क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और हालांकि मैंने न्यू ईयर पिक के तौर पे HDFC बैंक दिया है और ITC भी दिया, दोनों स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वेरी फ्रैंकली। तो मतलब मैंने चैनल पे नहीं दिया, हमारे बेसिकली जो क्लाइंट्स को भी दिया था। तो मुझे लगता है कि काफी निराश है लोग, बट ओवरऑल बैंक्स को चलना है तो HDFC बैंक चलेगा और नीचे आए तो घबराना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है एक अच्छे लेवल पे है बैंक, तो मैं इसलिए अनसॉलिसिटेटेड राय दे रहा हूं कि बिल्कुल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। 19 तारीख को देखते हैं क्या आता है। हालांकि इट्स अ वेरी बिग डे, कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, बट देन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है। 2.5 के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स पे आप कितने सारे NBFC जो 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 पे भी कुछ है और ये कंपनी इतने सस्ते पे मिल रही है, तो इट्स अ ड्रीम कंपनी जो एक सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो इट कैन बी अ गुड, एक तरीके से जो कैपिटल पार्क करने की कोई कंपनी होती है ऐसे मार्केट्स में, तो ये एक कंपनी हो सकती है। ओके, तो ये आपके लिए HDFC बैंक, इस पर रखिए नजर। और 19 तारीख को एनालिस्ट मीट है, उस पर भी हम रखेंगे नजर। आइए चलते हैं वागले साहब के पास, बिगुल उनके लिए वागलर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, शायद आपने इसका जिक्र किया था ये स्टॉक का
और तभी मेरे रडार पर आया था और मुझे लगता है ये एक बड़ी मूव के लिए तैयार है। स्टॉक का नाम है NTPC, जिसको BTST करके चलना चाहिए। 338 का करंट भाव है। जैसे ये 340 ब्रेक करेगा, इसमें एक 10 से 12 रुपए या 15 रुपए की मूव आ सकती है। इसका मेरा टारगेट 2 से 3 दिनों का 355 का है। आपका स्टॉप लॉस 2-2.5 रुपए नीचे होना चाहिए, 337, 336.50 के आसपास का, और 340 के ऊपर एग्रेसिवली ऐड करें। 355 का मेरा टारगेट, टाइम फ्रेम 1 से 2 दिन। बिल्कुल, तो NTPC इस पर रखिए नज़र, पावर स्टॉक्स पर ही रखिए नज़र। आज पूरी स्पेस ही आपको कमबैक के मोड में दिख रही है। ज्वेलरी स्टॉक्स पर भी रखिए नज़र। अभी बात टाइटन की हो रही थी, सुमित जी की तरफ से कॉल आया था टाइटन पर। कल्याण ज्वेलर्स, इसको भी रेडार पर रखिए। पिछले 5-10 मिनट में कल्याण ज्वेलर्स पर एक बड़ा स्पाइक आते हुए दिख रहा है। 3% ऊपर पिछले 5 मिनट में स्टॉक हुआ है। ओवरऑल तो ऑफकोर्स 6.5% की तेजी है, पिछले 5 मिनट में एक बड़ा स्पाइक आते हुए दिख रहा है। तो ज्वेलरी स्टॉक्स पर थोड़ा एक्शन बन रहा है। जैन साहब, इसे सेक्टर रोटेशन के हिसाब से देखें या फिर बाजार कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों ज्वेलरी दिग्गज स्टॉक्स इस समय बढ़िया एक्शन दिख रहे हैं। ओके, आई थिंक जैन साहब के साथ थोड़ा कनेक्शन लूज है, दोबारा उनसे कनेक्ट करेंगे, बट ज्वेलरी स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। अच्छा एक्शन वहां पर आते हुए दिख रहा है। आइए बैन से बेनिफिट, इसका भी अपडेट ले लिया जाए। आशीष है हमारे साथ तैयार। तेरह स्टॉक है आशीष? 14 स्टॉक्स है। और रिकॉर्ड बनाने के लिए कितने और आपको चाहिए? 15 प्लस चाहिए। 15 का 2 और चाहिए। ले लो नहीं है कोई। एक ही स्टॉक आ रहा है, लेकिन इसके सामने 2 स्टॉक ऐसे हैं जो एग्जिट भी कर रहे हैं, तो फिर डेटा थोड़ा सा और ढूंढना नहीं पड़ेगा मुझे। नाल्को यहाँ पर 80% से कम हो गई है, 79.8% है, स्टॉक बैन से बाहर दिख जाएगा। PNB की भी आप पोजीशन देखें तो 78.5% है, 78.5%, ये भी 80% से कम है, तो स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। लेकिन एंट्री करने के लिए पिछले 3 दिन से रोज लगातार प्रयास कर रहा है। कल की पोजीशंस कैनरा बैंक की 93.25% थी, आज 95% का आंकड़े को फाइनली क्रॉस कर दिया, 100% हो गए हैं। तो कैनरा बैंक निश्चित कर लिया कि स्टॉक आपको बैन में दिखेगा। लेकिन सर इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ऑरबिंदो फार्मा जो कि ऑलरेडी बैन में चल रहा है, यहाँ पर पोजीशंस बढ़ी हैं, 81.67% से अब 82.2% हो गई, थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन रेयर सिनेरियो है। इससे पहले हमने बलरामपुर चीनी में देखा था कि पोजीशंस बढ़ी थी, और फार्मा यहाँ पर पोजीशंस थोड़ी सी बढ़ी है। तो आज कैनरा बैंक के चांस है बैन में आने के? हाँ। ओके, और बाहर निकलने के चांस है आपके नेल्को और PNB, दो तो आ ही जाएंगे पक्का ही है, और कैनरा बैंक के आने के चांस है, बाकी मामला डाउन डाउन। तो रिकॉर्ड बनाने के लिए थोड़ा और समय लगाएंगे आशीष। एक्चुअली अब बनना मुश्किल है आशीष, आपसे हो ना पाएगा। सीरीज क्यों बताइए सर? रिजल्ट सीजन खत्म हो गया। रिजल्ट के आसपास क्या पोजीशंस बहुत बनती है। आप कोई भी सीरीज में देखना, जब रिकॉर्ड बनेगा ना, ज़्यादातर स्टॉक रिजल्ट के आसपास ही ज़्यादा बैन में जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट के पहले रिजल्ट के बाद की पोजीशन ज़्यादा बनती है। तो ये सीरीज भी रिजल्ट के हिसाब से 1 से 15 तारीख तक जो ये एक्शन रहा, अब मुश्किल है, अब बहुत कम स्टॉक्स घुसेंगे बैन में, अब निकलने वाले ज़्यादा रहेंगे, ऐसा मेरा समझना है। विश्वेश जी से एक बार जरा इस पर राय ली जाए। विश्वेश जी, क्या आमतौर पर आप देखते हैं ऐसा कि रिजल्ट सीजन के वक्त थोड़े बैन में जाने की ये जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी तेज हो जाती है? बिल्कुल अनिल जी, लॉजिक ये है कि प्री रिजल्ट IV स्पाइक हो जाती है, तो जो प्रोमिनेंट प्रॉप डेस्क प्लेयर है वो क्या करते हैं कि कॉल और पुट दोनों शॉर्ट कर देते हैं और उसको न्यूट्रल कर देते हैं बाय अंडरलाइंग फ्यूचर से। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जैसे ही कोई स्टॉक बैन में आने का इंडिकेशन देता है, वो जितनी पॉसिबल होती है उतनी सारे कॉल पुट शॉर्ट कर देते हैं, बिकॉज जैसे ही स्टॉक बैन में आता है पोजीशन अनवाइंड होती है और IV क्रैश होती है। तो प्री रिजल्ट बैन में जाना, इसका 2 इंडिकेशन, 1 IVs are high and probably prop desk is shorting outright left calls and तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है, जहां तक आज के डेटा की बात है, तो कैनरा बैंक डेफिनेटली IVs जो है वो हाई है, लेकिन वो डायरेक्शनल शॉर्ट भी है। एट द सेम टाइम अनिल जी, मुझे PNB बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं देख ही रहा था और बैन में था, इसलिए मैंने कोई नहीं किया। मुझे लगता है कि अनिल जी यहाँ से 140-45 की ओर मूव आना चाहिए। तो आपका डेफिनेटली ऑब्जर्वेशन सही है कि प्री रिजल्ट अगर स्टॉक बैन में जा रहा है, that is options are being shorted. ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बैन लिस्ट के अपडेट्स और स्टॉक्स जहां पर एक्शन है। औरो फार्मा ऑफ कोर्स उस पर रखिएगा नजर, 2.5% ऊपर इस समय ये काउंटर दिख रहा है। जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आखिरी 10 मिनट हैं ट्रेड के, कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। बताएं क्या करना है इस समय बाजार में?
A very good afternoon to you, Deep, and very good afternoon to you, Anil जी. दीप, एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ क्विकली. पॉलीकैब का लॉन्ग स्ट्रैंगल हमने रेकमेंड किया था. 4,500 का कॉल खरीदे, 4,300 का पुट खरीदे, 4,400 चल रहा था तभी. टोटल कॉस्ट हमारा हुआ था लगभग 158 का दीप तभी. एंड अभी अगर आप देखें तो पॉलीकैब आज ऑलमोस्ट 5% अप है. तो ये आइदर साइड ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया था. 5% अप है पॉलीकैब, और अब टोटल जो है दीप इसका वो हो चुका है 240 रुपए. सो 158 बनाया था, 240 हो चुका है हमारा. 206 और 230 का टारगेट था, वो हासिल हो चुका है दीप. एज फार एज कैश का ऑप्शन इज कंसर्न दीप, मैं कहूंगा कि यहाँ पे मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ दीप, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कल शायद प्रॉफिट बुकिंग फिर से आ जाए. हाई लेवल से वोलेटिलिटी काफी है, बट द वे बैंक निफ्टी इज क्लोजिंग, इसका आप 21 फरवरी के एक्सपायरी का 46,500 का कॉल ऑप्शन 327 रुपए पर खरीदे. 327 पर आप खरीदे. 46,500 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का. 46,000 डेफिनेटली एक बेस है. ऑन क्लोजिंग बेसिस वो कल के लिए स्टॉप लॉस भी रहेगा. ये टारगेट्स इसके ऊपर में जो निकल कर आ रहे हैं 46,500 के कॉल के. द फर्स्ट टारगेट कम्स टू अराउंड 440. 440 का पहला टारगेट रहेगा. सेकेंड टारगेट कम्स टू 567. सो दूसरा टारगेट बढ़ा दे रहा हूँ. उसका रीजन ये है कि अगर आपका फ्यूचर्स 46 मेजर हर्डल 7,000, बट सुबह मैंने निफ्टी का पुट ऑप्शन दिया था, उसमें हमने प्रॉफिट बुक करने की सलाह भी दी थी. वहां से 100 पॉइंट गिरा था एंड फिर रिकवर हुआ. एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में जो हिसाब से 46 के ऊपर क्लोजिंग आ रही है, अगर डिप आया भी डिप इन केस टुमारो मॉर्निंग, आई डोंट थिंक वन शुड बी पैनिकिंग अनटिल अनलेस इट क्लोजेस बिलो 46,000. यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह. 46,500 का कॉल ऑप्शन खरीद कर जाइए. जय, जरा स्टॉप लॉस बता दें इसका. जी 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 जी. स्टॉप लॉस जो इसका रखना होगा, दैट कैन बी प्लेस्ड एट 197. ओके, 197 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए. ये है आपके लिए राय बैंक निफ्टी. कैश का ऑप्शन जय की तरफ से आ रहा है. आइए, आखिरी 10 मिनट है फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से. ग्लोबल संकेत कोई परेशानी नहीं है सर, वहीं पर है. 1 घंटे पहले जहां पर अमेरिकी फ्यूचर्स थे अच्छे एक्शन में हैं. कल रिबाउंड भी आया था. आज आई थिंक इनके रिटेल बिक्री के आंकड़े वाले आने वाले हैं. इंपॉर्टेंट डेटा है, बट ऐसा नहीं कि बाजार को बहुत वॉलेटाइल कर दे. बताएं सर, क्या करना चाहिए? करना क्या है दीप, निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी पर फोकस करना है और तेज़ी की तरफ फोकस करना है. बैंक निफ्टी 46,200 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, उसके आसपास क्लोजिंग दे रहा है, मजबूत क्लोजिंग दे रहा है कल के लिए. 46,475 46,575 की रेंज पर जाने को तैयार है. और इस फरवरी महीने के हाईएस्ट लेवल बैंक निफ्टी ने जो बनाए हैं 46,900 के आसपास, बजट के दूसरे दिन 2 फरवरी को वो वापस टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है. तो ये बैंक निफ्टी के लिए ट्रेड एकदम क्लियर कट नजर आ रहा है. तो बैंक निफ्टी लॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह की क्लोजिंग हो रही है, एक ही कंडीशन है, अगर आपको रिस्क रखती है ओवरनाइट, तो या तो 46,000 का पुट खरीद लें, या फिर आप ये सोच के चलेंगे कि 45,900 46,000 आएगा तो कल आप और खरीदने के बारे में सोचेंगे. सो लॉन्ग ट्रेड लंबे समय बाद बैंक निफ्टी पर क्लियर कट दिख रहा है. रहा सवाल निफ्टी का, 46,925 के आसपास है. इस महीने 2 क्लोजिंग आपको 46,930 पे मिल चुकी है. वहीं पर जाकर फिर से ठुस हो रहा है ये, मतलब बड़ी नहीं रहा. सो आई थिंक एक दिन हम और इंतज़ार करेंगे बैंक निफ्टी पर क्लोजिंग बेसिस पे जो ब्रेकआउट का वो नहीं मिला है, बैंक निफ्टी पर मिल रहा है. तो बैंक निफ्टी में उम्मीद कर रहा हूँ कि फाइनल क्लोजिंग 46,200 के ऊपर ही रहेगी. तो यहाँ मुझे ज़्यादा सिचुएशन ठीक नज़र आती, ये क्लियर कट है. सो लॉन्ग पोजीशन होल्ड करेंगे है तो कोई दिक्कत नहीं. और आपने जो लेवल्स मांगे थे वो लेवल्स आपको मिल रहे हैं सर क्लोजिंग के आसपास. आई मीन एटलीस्ट इस समय तो दिख रहे हैं, फाइनल क्लोजिंग फिगर देखेंगे बट है इस समय वहीं पर वो लेवल्स. तो चलिए, ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से राय. कोई परेशानी नहीं, पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली हेज भी करके जाइए इसको. शर्मा जी आउट हो गए. शर्मा जी आउट हो गए 131 पे. मेहुल जी देख रहे हैं एक दूसरे आंख से, और विश्वेश जी आप भी देख रहे हैं ना, आपके इतने सारे विंडोज में कौन सी किसी खिड़की में खुले हुए हैं शर्मा जी? जी
देखिए अनिल जी, ये विंडो वाला जो आपने मेरी खिंचाई की ना, तो मेरे हिसाब से अनिल जी मेरे से ज़्यादा तो आपके वहाँ विंडो है। मैं आपके साथ शो करता हूँ, आपने यहाँ टीवी लगा रखा है, वहाँ टीवी लगा रखा है, फिर आप बाहर निकलोगे तो आपके जो ऑफिस के बाहर है वहाँ पे टीवी। तो अनिल जी तो ज़्यादा विंडो, तो मेरे हिसाब से विंडो का आविष्कार तो आप ही को करना चाहिए था अगर मुझे पूछो तो। उस हिसाब से तो जैन साहब का नाम आएगा। जैन साहब के वहाँ हवा महल में जाके देखिए जयपुर में कितनी विंडो है। जी जय, बताइए। अनिल जी एक थोड़ा लाइट मूड करना चाहूंगा। अनिल जी मुझे तो ये समय अनिल जी याद आ गया जब हम वर्क फ्रॉम होम किया करते थे कोविड के समय। अनिल जी सारी विंडोज मैं तो बंद रखता था अनिल जी, बिकॉज कबूतर पोपट सबका आवाज आता रहता था अनिल जी और डिस्टर्बेंस होता था शो में। तो मैं केवल अपने चार्ट की विंडो ओपन रखता था, बाकी सारी विंडो अनिल जी बंद रखता था। पोपट कौन? अनिल जी पैरट। मैं समझा कोई आपके पड़ोस में पोपट रहता है, पड़ोसी का नाम है पोपट। और ये कभी भी आप जय ये चीज़ ध्यान में रखिए, कभी आप बल्कि मैं थोड़ा मूड लाइट करना चाहता हूँ। ये जो आपने ये शिष्टाचार के चलते ये जो बोला हमें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। देखा है कभी भी मूड सीरियस करना हो तो हमें बताइएगा। लाइट मूड में तो हम हमेशा ही रहते हैं। हाँ कभी लगे जरा सीरियस, मैं बड़ी सीरियस बात करना चाहता हूँ, हाँ तब जाके हाँ वो, बाकी तो हम सीरियस लाइट मूड में रहते हैं हमेशा। बिल्कुल अच्छा मूड बना रहता है हमारा। ओके, अच्छा मूड। वैसे आज बाजार भी क्लोजिंग ले जा रहा है। कुणाल जी भी आई थिंक कुछ बोल रहे हैं। कुणाल जी बोलिए सर। अनिल जी मैं कह रहा हूँ कि जब कभी मूड सीरियस करना हो तो ये कहें कि एकेडमिक डिस्कशन करना है, जिससे हमें समझ आ जाए कि कुछ बड़ी बात होने वाली है। अदरवाइज तो अनिल जी यहाँ पर तो मूड लाइट ही रहता है। अनिल जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एकेडमिक डिस्कशन, वाओ, लगेगा इंटेलेक्चुअल काम हो रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, अच्छा सुझाव है सर, बिल्कुल बड़े मुद्दों पे करेंगे। ठीक है, चलिए एक दो फाइनल कॉल्स ले लेते हैं, एक्सपर्ट्स की तरफ से अपडेट्स ले लेते हैं इससे पहले कि हम क्लोजिंग की तरफ जाएं। वेदांता आज सुबह से ही खबरों में था, बड़ी ब्लॉक डील भी हुई थी। मेहुल जी प्रेशर में जब से सुबह ब्लॉक डील हुई थी, क्या करके जाना चाहिए सर वेदांता के चार्ट में? दिपांशु देखिए फिलहाल तो ये काउंटर होल्ड ही है जब तक 260 का एक स्विंग लो बना था 2 दिन पहले, वो ब्रेक नहीं होता तब तक जो उसकी ट्रेंड थी वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगी। ऑल टाइम हाई तो नहीं कहूंगा, बट यस 52 वीक्स हाई के आसपास का ब्रेकआउट आया था, फिर थोड़ा सा करेक्टिव मूव देखा था। तो यहाँ पर 260 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, वो ब्रेक नहीं होता तो फिर ट्रेंड बरकरार रहेगी और अपसाइड इसमें बरकरार रह सकता है। तो काउंटर होल्ड करना चाहिए VDL को, होल्ड करिए। ये है आपके लिए वेदांता पर राय आती हुई इस समय दिख रही है। BPCL वागले साहब, बढ़िया मोमेंटम है तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का, 650 के लेवल पर क्रॉस हो रहा है। कल के लिए कोई व्यू इस पर सर? दीपांशु 650 का रेजिस्टेंस भी ये निकालने की तैयारी है। फ्रेश बाइंग की तो मेरी सलाह नहीं है, बट सम मोर अपसाइड डेफिनेटली यस। यहाँ पर अच्छी अपसाइड आपको बनती हुई दिखेगी, नजर रखिएगा। स्टॉक भी अच्छे एक्शन में दिखा है आपको। M&M टॉप गेनर है आज ट्रेड का, अच्छा मोमेंटम रहा है, थ्रू द डे अच्छी गेन्स है। होल्ड करिए, सुबह ओपनिंग से ही टॉप गेनर है और अभी भी ज़बरदस्त फॉर्म के साथ बंद होते हुए दिख रहा है। इसको भी रेडार पर रखेंगे, देखेंगे कल आकर इसमें क्या एक्शन बनेगा। इन्फोसिस, इसमें आज एक मूव अटेम्प्ट करिए, इनफैक्ट 2-3 दिनों से थोड़ा IT एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है। सुमित जी एक बार इन्फी का चार्ट देखें, सेकेंड हाफ में स्पेशली थोड़ा एक्शन इसमें दिखा था, एक बार के लिए डिप हो गया था। यहाँ पर कुछ व्यू बनता है सर? देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेक्टर में एक अच्छी तेजी देखने को मिलने वाली है। स्टॉक अच्छी तेजी दिखाने के बाद कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो इन्फी के अंदर मेरे को लग रहा है कि 1700 का लेवल जल्दी ब्रेक होगा और ऊपर में 1730 से लेके 1750 तक का मूव शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। पोजिशनली और ऊपर के टारगेट बनेंगे, पोजिशंस होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें, जल्दी बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का बनने वाला है। गुजरात गैस, जय एक बार इसका भी चार्ट देख लें। आज ऑयल एंड गैस का अच्छा दिन रहा है, गुजरात गैस में भी एक अच्छा बाउंस बैक आया है, 4% ऊपर ये बंद हो रहा है डेज हाई पर। जी बिल्कुल दीपांशु देखिए गुजरात गैस में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी काफी अपसाइड पोटेंशियल है ये स्टॉक में। अच्छा बाउंस बैक आया दीप, एंड डेफिनेटली एनी करेक्शन इन गुजरात गैस शुड बी यूटिलाइज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। पोजिशनल पर्सपेक्टिव तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप पूछे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 600 के ऊपर वापस देखने मिल सकता है, पर पोजिशनल पर्सपेक्टिव दीप अगर कहूँ सो इट्स हेडिंग टुवर्ड्स 700 प्लस लेवल्स। ओके, ये है आपके लिए गुजरात गैस, इस पर भी रखनी है आपको नजर। काफी स्टॉक्स में आज आपको जबरदस्त एक्शन दिखा है, लगातार तीसरे दिन बाजार में तेजी बनी है और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर या आसपास आप क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। बढ़िया ब्रेथ थी बाजार की। M&M टॉप गेनर है जिसकी हम बात कर रहे थे 6.5%, बट PSU स्टॉक्स यहां पर जो बाउंस बैक है वो कंटिन्यू कर रहा है। BPCL, NTPC, पावर ग्रिड, ONGC, SBI, कोल इंडिया,
ये सारे स्टॉक्स टॉप गेनर्स में आपके लिए शामिल हैं। बढ़िया एक्शन यहाँ पर आपको आते दिखा है। इसके अलावा एशियन पेंट्स आज सबको पसंद आ रहा है। हिंडाल्को में अच्छी मूव आई है। टाइटन और अन्य ज्वेलरी स्टॉक्स में आपने एक्शन देखा है। इन्फी, विप्रो, टेक महिंद्रा, आईटी काउंटर्स में भी आपको मूव दिखी है। मारुति सुजुकी 4 व्हीलर्स में ये भी एक्टिव था। टाटा मोटर्स में भी हल्की खरीदारी हुई है। एक्सिस बैंक आपका टॉप लूजर था, 2% फिसला है। अपोलो हॉस्पिटल्स पर प्रेशर था। कंजम्पशन स्टॉक्स ने आज कुछ नहीं किया। आईटीसी, एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया सारे फिसले हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी बाजार को सहारा आज नहीं दिया है। वायदा कारोबार की तरफ आइए। जबरदस्त एक्शन पॉलीकैब में दिखा है। 6% की तेजी के साथ बंद हो रहा है। एम्फेसिस, एनएमडीसी, फेडरल बैंक, पीआई इंडस्ट्रीज यहां पर भी अच्छी तेजी है। गेल, पीएनबी, गुजरात गैस, एस्कॉर्ट्स, कैनरा बैंक, वोडाफोन, सेल ये सारे स्टॉक्स आपको अच्छी एक्टिविटी दिखा रहे हैं। बट उसके सामने जी एंटरटेनमेंट, वेदांता, मुथूट यहां पर प्रेशर था। एबी फैशन आज थोड़ा फिसला है। मैक्स फाइनेंशियल, श्री सीमेंट, एबीबी, इंटरग्लोब, जेके सीमेंट, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसबीआई कार्ड्स और ओबरॉय रियल्टी यहां पर आपको परेशानी दिखी है। ब्रॉडर मार्केट की आउट परफॉर्मेंस बरकरार है। 1.25% ऊपर आपका स्मॉल कैप इंडेक्स बंद हो रहा है लगातार तीसरे दिन जब इसने बाजार को आउट परफॉर्म करा है। 1% की तेजी आपको मिड कैप इंडेक्स में भी दिखी है। मोमेंटम, एमआरपीएल 20% का अपर सर्किट। ऑयल इंडिया, एनएमडीसी स्टील, गुजरात पीपावाव 10% ऊपर है। एजिस लॉजिस्टिक्स, एनएलसी इंडिया, टोरेंट पावर, एस्ट्राडीएम, एमटा टेक कल नतीजों के बाद बड़ा गिरावट आई थी। आज पूरे गिरावट इसने रिक्लेम कर ली है। 7% ऊपर बंद हो रहा है। मेडप्लस हेल्थ केयर, कल्याण ज्वेलर्स, बैंक ऑफ इंडिया, त्रिवेणी टर्बाइन, फिनिक्स मिल्स, ग्लोबल हेल्थ यहां पर भी आपने अच्छी खरीदारी देखी है। पेटीएम आज फिर परेशानी। सर्किट इसका 10% से 5% हो गया बट फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 5% के लोअर सर्किट पर ही ये बंद हुआ। नारायण हृदयालय नतीजे के बाद 4.5% नीचे था। मैक्रोटेक, वेंकीज, ज्योतिष लैबोरेटरीज, कलपत्रु, वर्धमान टेक्सटाइल्स, देवयानी, इंटरनेशनल क्रेडिट एक्सेस और ई क्लर्क साथ ही ग्लैंड फार्मा नतीजों के बाद इसका भी रिएक्शन रहा है। बट अनिल जी अच्छे मूव जो लेवल्स की आप बात कर रहे थे, निफ्टी आपको उसके इर्द गिर्द ही क्लोजिंग दे रहा है। 46,250 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे रहा है। ब्रॉडर मार्केट की बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट साफ है क्लोजिंग बेसिस पे। निफ्टी बिल्कुल अपने ट्रिपल टॉप क्लोजिंग बेसिस पे बनाता हुआ 21,925 के आसपास। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में शानदार तेजी, 1% से ज़्यादा स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर और मिड कैप इंडेक्स भी 1% के आसपास की तेजी के साथ बंद होते दिख रहे हैं आज के सेशन में। ये है आपके लिए पूरी की पूरी। आइए बाजार बंद होने के बाद का हमारा खास का एक्शन। हर गुरुवार को आपको स्ट्रेस फ्री करने के लिए हम लेकर आते हैं आपका पसंदीदा शो बात दुनिया की। आज की स्टोरीज पर डालिए एक नज़र। इस हफ्ते बात दुनिया की में देखिए एक से बढ़कर एक रोचक खबरें। जानिए क्या है पृथ्वी के बाहर 10 लाख लोगों की बस्ती बनाने का ऑन मस्क प्लान। बताएंगे वो चोरी जिसने पुलिस के उड़ा दिए होश। अमेरिका में 200 फीट लंबा टावर ले उड़े चोर। मिलाएंगे आपको जमीन पर चलने वाली मछली से जो जरूरत पड़ने पर बन जाती है पत्थर। दिखाएंगे चीन का वो नया टेलीस्कोप जिससे आप सीधे देखेंगे एलियंस को। और बताएंगे आखिर क्यों चीन की लड़कियां इंसान नहीं आर्टिफिशियल बॉयफ्रेंड्स बनाकर हैं खुश। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। आज का विशेष बात अच्छा जय पहले शास्त्र कभी ऐसा जय ये ऐसे हाथ अगर स्कूल में कॉलेज में खड़े करते हैं ऐसे टीचर का आने के पहले तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। चलिए बताइए अभी कोई बात नहीं। अनिल जी मैं यहीं पृथ्वी पे ही सही हूँ, मुझे मार्स जुपिटर नहीं जाना अनिल जी, वहाँ यहाँ से वहाँ नहीं पहुंचना। और अनिल जी मैं आज सुन रहा था आपने सिद्धार्थ जी को कहा क्लियरली कि आप जर्मनी तो नहीं लेके जाने वाले, इसलिए आप मार्स जुपिटर वीनस की बात करते रहते हैं। हाँ तो आई एम श्योर कि वहां पे भी नहीं लेके जाने वाले, मगर एटलीस्ट ये चाइना का जो टेलीस्कोप है जी वो दे दे अच्छा वाला गारंटी वाला टेलीस्कोप, तो यहाँ से ही वहाँ के एलियंस देख ले, वहां तो जाने मिलने नहीं वाला है। बिल्कुल। और जैन जी भी हाथ करा। मैं जैन जी मतलब जनरेशन जी नहीं जैन जी जैन साहब है। यस मिस्टर जैन जी बताएं। तो ये जो इंडस टावर की टेंशन हो रही है मुझे अनिल जी, आप लिस्टेड कंपनी है, डिस्क्लेमर है कि कोई टिप नहीं है और कोई सेल टिप नहीं है। ये टावर चोरी होने वाली जो बात हो बड़ी बात हो गई है एकदम। मतलब ये अपनी हिंदी मूवी भी एक आ गई ना शाहिद कपूर वाली जो इंडिया में थोड़ी हुआ है, चिंता ना करें इंडिया में नहीं हुआ। नहीं रोबोट
थी ना लड़की। हाँ अच्छा वैसा, ओके राइट राइट, ये इंटरेस्टिंग है। गजब है, एक से एक स्टोरीज, और ये कुछ थोड़ा एलियंस और ऊपर वाले दुनिया की थोड़ी ज्यादा बातें हो रही है। मतलब मुझे लग रहा है कि हम लोग तो यहीं पे ही स्मॉल कैप मिड कैप ढूंढ रहे हैं, बाकी लोग ऊपर पहुंच चुके हैं बहुत। और किसी ने ये आर्टिफिशियल बॉयफ्रेंड वाली स्टोरी पसंद नहीं की, जो चाइना वाली? नहीं, आर्टिफिशियल गर्लफ्रेंड वाली होती है, सब हाथ खड़ा कर देते थे। यहाँ सब आराम से बोले अपना क्या लेन देना। चलिए बढ़िया, तो बात दुनिया की देखिएगा ये शो जरूर आज शाम 4:30 बजे हर गुरुवार की तरह आपके लिए दुनिया भर से कुछ बेहतरीन खबरें आएंगी। आइए बढ़ते आगे। रूस की माने तो वो कैंसर की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। ये दावा किसी और ने नहीं, खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब ने किया है। हालांकि ये साफ नहीं किया कि जो वैक्सीन रूस बना रहा है वो किस टाइप के कैंसर का इलाज करेगी। शाम 6 बजे इसी पर होगी चर्चा। ये वैक्सीन मेडिकल साइंस के क्षेत्र में कितनी बड़ी उपलब्धि हो सकती है, इसको कैंसर से बचने में कितना फ़ायदा मिल सकता है। कैंसर पर वार, वैक्सीन तैयार, ये आज की हमारी विशेष पेशकश। डॉक्टर रमाकांत देशपांडे, डायरेक्टर ACI एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट, डॉक्टर अंशुमन कुमार, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉक्टर शिशिर शेट्टी, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट, इन तीनों से होंगी मुलाकात शाम 6 बजे आज हमारी इस खास चर्चा में। आज हम बताएंगे कि नौकरी पेशा लोगों के लिए फिक्स इनकम में निवेश करना एक ऐसा विकल्प है जो सुरक्षित रिटर्न तो देता ही है, साथ ही सेफ्टी और रिटर्न दोनों देता है। इसमें कर्मचारियों को वही फायदे मिलते हैं जो EPF में मिलते हैं, यानी कि हम बात करेंगे VPF, वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड की, जिसमें योगदान करके आप अपने प्रोविडेंट फंड खाते में मुनाफे को कई गुना कर सकते हैं। आज इस पर होगी विशेष चर्चा। VPF, निवेश बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं। कीर्तन शाह साहब और हमारे साथ होंगे क्रीडेंस वेल्थ से, जो बताएंगे। और साथ ही शाम 6:40 पर म्यूचुअल फंड गाइड में देखिए इंडेक्स फंड के फायदे, अश्विन पाटनी के साथ जो होंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड से हमारे साथ। रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम स्टोरी, एक बड़े फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन बॉन्ड्स को सार्वजनिक नहीं करना सूचना के अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को यानी कि स्टेट बैंक को निर्देश दिया कि वो राजनीतिक पार्टियों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को दे, ताकि चुनाव आयोग इसकी जानकारी को सार्वजनिक कर सके। आज इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी में इन बॉन्ड्स पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करेंगे विश्लेषण और देखेंगे इसका क्या असर आगे पड़ेगा। चुनावी बॉन्ड का बज गया बैंड, ये आज हमारी कवर स्टोरी। इसके अलावा कुछ और एक्शन है हमारे लिए, वो बताएंगे आपको। इससे पहले जल्दी से एक बार ब्रेक लेने का होगा। ब्रेक लेने उससे पहले बता दें कि इस ब्रेक के तुरंत बाद कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह साहब के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत आने वाली है, वो मिस मत कीजिएगा। और कल 11 बजे सुबह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं विशेष शो। ये न सिर्फ हमारे हमारे पैनल के सभी लोगों के लिए बड़ा काम का है। लाइफ टाइम हाई पर दुनिया भर के बाजार हैं और कितने और बढ़ सकते हैं, जरा एक झलक देख लीजिए। कल 11 बजे शो बिग ट्रेंड विद AS। तो ऐसी आदत पड़ गई कि डाउन एसेट से क्या लेना है, हम तो हमारी मस्ती में चल रहे हैं। हमारे पैसे, हमारे मार्केट, हमारे मिड कैप, हमारे स्मॉल कैप, हमारे फंड। कि ये अगले 2 साल में सबसे बड़ा ट्रिगर जो हम देखना भूल गए हैं इज एक्चुअली अ वेरी बिग इक्विटी ग्लोबल बुल मार्केट। अगले 2 साल में दुनिया भर के बाजारों में जो बड़ी तेजी बनेगी उसकी लीडरशिप हमारे बाजार से आएगी। इंडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखें तो जब घटे हम कम घटे, ये जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है ये मुझे ये कॉन्फिडेंस देता है। ये सिर्फ 2023 की तेजी नहीं है, ये तेजी मुझे लगता है अगले 1.5-2 साल चलेगी। एक नया नैरेटिव बनेगा, इमर्जिंग मार्केट एक्स चाइना, जो मार्केट रह जाएगी जिसका हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वेटेज होगा, लिक्विडिटी होगी, दैट विल बी इंडिया। 11 बजे विशेष शो, दुनिया भर के बाजार 85% मार्केट कैप का पूरा दुनिया भर का रखने वाले लाइफ हाई पर ट्रेड करें, ये बनाएंगे बड़ी तेजी। आइए फाइनल क्लोजिंग आपके सामने रख दूं। निफ्टी 21,910, 21,930 के ऊपर जो ब्रेकआउट था उसके ठीक नीचे बंद होता है 70 पॉइंट की तेजी के साथ। 310 पॉइंट ऊपर 46,200 के ऊपर निकलकर बंद होता है। बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देता है और सेंसेक्स में 225 पॉइंट की रही मजबूती। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी मजबूती के साथ लगभग 1.25% से ज़्यादा स्मॉल कैप इंडेक्स बंद होते हुए ऊपर और मिड कैप इंडेक्स एग्जैक्टली 1% ऊपर मजबूती के साथ बंद होता हुआ। ये आपके लिए आज की क्लोजिंग। विदा लेने का वक्त है।
कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी, जैन साहब और विश्वेश जी, और साथ ही ओके जैन साहब ने हाथ भी जोड़े, जय ठक्कर साहब, मेहुल कोठारी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुणाल जी और वागले साहब के बीच विंडो में फंसे हुए विश्वेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए।